आज की वीडियो में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 का वीडियो। अब समझिएगा, बहुत ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्टली हम आते हैं अपने पॉइंट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। टाटा अपनी पूरी अर्निंग का 60 to 70% जो भी कहा जाता है 65% तक का अमाउंट होता है वो डोनेट कर देते हैं। सोचो, डोनेट करते हैं इसलिए आज टाटा है, टाटा को टाटा के नाम से जाना जाता है। आज टाटा कंपनी सोचो आप कि आप सुबह 10 से लेकर शाम के 6 की ड्यूटी करो, 50,000 कमाओ और मैं आपको बोल दूंगी 50,000 60% मतलब 30,000 हमको तुम दे दो, मुझे सोसाइटी में लगाना है, आप देंगे? नहीं देंगे, निकालेंगे 100 रुपए, लो भैया यही हो पाएगा हमसे। तो कहते हैं ना कि जो जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है ना, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बच्चा हमेशा क्या करेगा, बहाने नहीं ढूंढता, बल्कि अगर कोई उसके पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए नंबर खोजे, ढूंढता फिरेगा। मतलब कंपनी का ये एक लायबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट अगर आपसे कभी पैसे मांगती है, कोई फीस का पैसा मांगती है, कोई आपके ऊपर चार्जेस लगाती है, कोई फाइन लगाती है या कोई टैक्सेस आपका पैसा मांगती है डायरेक्ट नेट का, उसका पेमेंट आप तुरंत इमीडिएटली कर दीजिएगा। आप कर देते हैं तो वो सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है। शादी थी, घर के अगल बगल होती थी, तो धर्मशाला है, तो वहां पे हम लोग जब कर देते थे तो जनरेटर का जो धुआं स्मोक था वो बड़ा अच्छा लगता था, है ना। तो बचपन में बहुत सी चीजें होती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि सर कि वो उस समय तो अच्छी लग रही है, लेकिन इनके बाद में क्या होगा, वो हमको हार्म करेगा ही, खराब करेगा, क्या करेगा। क्या बताऊं, अपनी जिंदगी में होने वाले किसी भी चीजों के लिए केवल जिम्मेदार आप ही हैं। अपनी जिंदगी में होने वाले किसी भी चीजों के लिए जो भी चीज होगी पॉजिटिव नेगेटिव, उसके जिम्मेदार केवल आप हैं। और इस बात को जितना जल्दी आप मान लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। भाई अभी तक आप लोगों ने जितना भी सारा चीज पढ़ा है ना, बस कोई बिजनेस को प्रॉफिट कमाने का एक जरिया देखा था कि भाई बिजनेस वाले जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होता है वो बस को एक प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट के लिए सारा काम करता है। लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग में से कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पास आपको याद होगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपनी के इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। कंपनी प्रॉफिट के पर्पज से भी काम करती है, कंपनी काम करने वाले एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के लिए भी काम करती है, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। लेकिन बच्चा उससे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। आज का जो चैप्टर है, हम लोग आज इस चैप्टर में उसी पॉइंट को कुछ सेटअप करने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्चुअली में है क्या, सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटी किसे कहते हैं। भाई नाम से समझ में आ रहा होगा ना कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी मतलब क्या। तो सोशल मतलब समाज हो गया, रिस्पांसिबिलिटी मतलब दायित्व हो गया। मतलब एक फर्म की बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनियां होती हैं उनके दायित्व क्या है, उनकी लायबिलिटीज क्या है और क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन है, क्या उनको काम ही करना चाहिए, क्या उसके बिना ये वर्क नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकते। तो कंपनियां जो होती हैं बच्चा, वो एक तरीके से प्रॉफिट को अर्न करने की बजाय में कंपनी पास और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सोसाइटी में बेटर तरीके से गुड्स अवेलेबल कराएं, गवर्नमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कस्टमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सप्लायर जिनको सप्लाई करता है गुड्स का उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा हम लोग इस चैप्टर के बारे में आज यही डिस्कस करने वाले हैं। ये भी समझने वाले हैं एथिक्स क्या होगा, लॉ क्या होंगे, क्या सर ये पनिशेबल होते हैं क्या? लेकिन नहीं, हाँ जो भी होगा तो हम इसी चैप्टर के अंदर बच्चा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एज अ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 का वीडियो। अब समझिएगा, बहुत ज्यादा बात ना करते हुए बस डायरेक्टली हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे और समझने की पहले कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। देखो बच्चा, हर एक बिजनेस की अपनी लायबिलिटी होती है, हर एक बिजनेस अपना एक गोल सेट करता है कि भाई मुझे इतने ईयर में, इतने समय में, इतने साल में इतना पैसा अर्न करना है, इतना मेरी प्रॉफिट होगी, कंपनी को इतना लॉस हो सकता है, कंपनी को इतने सारे प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेस प्रॉफिट होगा तो क्या हम उस प्रॉफिट को सेव करके रख लें, या क्या हम ये भी कर सकते हैं कि क्या हम सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना या ना होने का मतलब क्या होता है, समझिएगा। सप्लायर जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सोसाइटी से। कस्टमर कहां से आ रहा है, सोसाइटी से। जो गवर्नमेंट है वो भी ऑलरेडी सोसाइटी से ही जनरेट हुई है, सोसाइटी से ही बनी है। ठीक, शेयर होल्डर इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कहां से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। जो रिसोर्सेस हैं, जो मटेरियल्स हैं वो आपके पास कहां से आ रहे हैं, वो भी सोसाइटी से आ रहे हैं। तो सोचो कि बच्चा अगर सारी चीजें अगर आपको सोसाइटी से ही आप ग्रैब कर रहे हो, सोसाइटी से चीजों को लेकर के आ रहे हो, तो क्या वो बेनिफिशियल नहीं है ना। तो अगर हम जब सारी चीजें सोसाइटी से लेंगे तो कंपनी की लायबिलिटी क्या बनती है, जिसके लिए उसको कुछ दे भी, तो ये सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल होना ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, प्रॉफिट अर्न कर सकती है, ग्रोथ कमा सकती है। लेकिन वो पॉसिबल तब हो पाएगा जब हम सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जब हम सोसाइटी के लिए वेलफेयर करेंगे, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल करेंगे। तो आइए इसी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पॉइंट जो है, हम लोग पॉइंट क्या बच्चा है, द सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो आइए इसी के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं।
पहले समझिएगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। देखो, कोई लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, आपको कोई बताया नहीं गया नहीं भाई तुम्हें ये काम करना ही है, तुम्हें गवर्नमेंट के लिए काम करना ही है, भाई तुम मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटर सप्लाई वाले गुड्स तो मार्केट में प्रोवाइड कर सकता है। भाई अगर एक कंपनी है जो एक अपने आपको अपने कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो चीप रॉ मेटेरियल का यूज करता है, चीप रिसोर्सेज का यूज करता है, तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो कंपनी के लिए लॉस है। वो आपको लग रहा होगा भाई ठीक है कि आप आज प्रॉफिट कमा ले रहे हो, लेकिन सोचो कि उससे सोसाइटी पे कितना हार्म पड़ेगा। आप वेरियस टाइप्स के आप केमिकल्स को यूज करते हो, वो केमिकल्स को कहीं ना कहीं तरीके आप वेस्ट तो करते होगे, या तो लैंड पे डालते हो तो लैंड पॉल्यूशन, आप उसको वाटर में डाल देंगे तो वाटर पॉल्यूशन, वो ऑलरेडी एयर में वाइप करके चला जा रहा है तो वो एयर पॉल्यूशन। तो आपके एक छोटे से गलती से पूरा का पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है वो हार्म कर रहा है, वो प्रॉब्लम में आ रहा है। तो बस उन्हीं सब चीजों को वन बाय वन समझने की बात करेंगे। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती है, और अच्छी नहीं होती बुरी भी होती है। एग्जांपल होता है, डिपेंड समझिएगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बुरी का सेंस क्या है। अगर मैं समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, अगर मैं सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं तो अच्छी बात है, कंपनी के लिए भी, और कंपनी को लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन सोचो कि अगर मिनिमम टाइमिंग के लिए अगर हम कल बात करें, सोचें तो वो क्या होगा, भाई मैं कंपनी सोसाइटी के लिए यूज करूँ ना, मैं रिस्पॉन्सिबल ना बनूं, तो सर आपकी कंपनी मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी। जो हमारे समाज का, जो हमारे सोसाइटी क्या करे, वैल्यू और अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से एक्शन को लेकर के फॉलो करे। And the assumptions of social responsibilities by business enterprises implies that they respect the aspiration of society and would try their best to contribute to the achievement of these aspirations along with their profit interest. कंपनी बस सोसाइटी से क्यों लेने के बारे में ना सोचे, सोसाइटी को देने के बारे में भी सोचे। किसके बारे में सोचे, एज अ सोसाइटी को देने के बारे में भी सोचे। सोसाइटी किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। क्या चीज निकल के आने वाली बच्चा, आप ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकेगा कि बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूशन करें, कहां पे, सोसाइटी में करें। सोसाइटी के लिए हम जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, सोसाइटी हमें उतना ही चीजें क्या देगी, वापस रिटर्न करके देती है। नंबर ऑफ कस्टमर आपको मिलेंगे, इंटरेस्टेड कस्टमर आपको मिलेंगे, प्लस सबसे बड़ी बात क्या होगी, वो कस्टमर आपके पास लॉयल मिलेंगे, क्योंकि वो आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। आपने टाटा को देखा हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मैन को आपने देखा हुआ, वो लोगों ने अपने नाम से या अपने पापा के नाम से या अपने फर्म के नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ओपन किए। टाटा ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, टाटा ने छोटे मोटे बड़े बड़े कई तरीके हॉस्पिटल बनाए, रिलायंस कंपनी ने भी तरीके से हम देखा हो कई हॉस्पिटल बना कर रखा हुआ है। कई सारे लोग हैं, अब तो आजकल संत साधु महात्मा लोग भी ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम जी को, उन्होंने भी क्या किया हुआ है कि कैंसर हॉस्पिटल बकायदा बनवा रहे हैं। देख रहे ना, सब कुछ आ रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं, सब पैसे लेकर के आ रहे हैं। कोई सेवा भाव से कमा रहा है, कोई प्रॉफिट, कोई किसी गुड्स को बेच करके पैसा कमा रहा है। तो हर सिचुएशन में बच्चा एक्चुअली में क्या निकल के आ रही है, कंपनी के पास वो प्रॉफिट ही तो आ रहा है। लेकिन अब कंपनी को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मार्केट में शेयर भी तो कर सकते हैं। आज देखिए बागेश्वर धाम सरकार जो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से सारे मार्केट में, मतलब अपनी जिस जगह पे वहां पे अवेलेबल है, वो कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़ी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लेस मशीनें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐसे लोगों का इलाज किया जा सकेगा। बड़े बड़े लोगों ने, इंडस्ट्रियल मैन ने, बिजनेसमैन ने बाकायदा क्या किया, प्रॉपर तरीके से अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक, इन्वायरमेंट को बेस्ट रखा हुआ है, किसी ने पॉन्ड बढ़िया बनवा दिया, किसी ने स्कूल बनवा दिया, किसी ने एज अ हॉस्पिटल बनवा दिया, किसी ने कुछ गरीबों की मदद ही कर दी, किसी ने कुछ अनाथ बच्चों को एज अपने एक एनजीओ ओपन कर दिया, वहां पर उनकी सेवा। तो ये हर चीजें प्रॉपर क्या है, ये सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल क्यों कर रहे हैं। पहली बात, इसमें आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा, एक चीज। दूसरा, आपकी कंपनी की जो गुडविल होगी और आपकी कंपनी का जो एक कहते हैं ना, आपका जो एक क्वालिटी होगी, वो लॉन्ग टाइम तक आपको मेमोरेबल याद किया जाएगा। टाटा अपनी पूरी अर्निंग का 60 to 70% जो भी कहा जाता है, 65% तक का अमाउंट होता है, वो डोनेट कर देते हैं। सोचो, डोनेट करते हैं, इसलिए आज टाटा है, टाटा को टाटा के नाम से जाना जाता है। आज टाटा कंपनी, सोचो आप कि आप सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 की ड्यूटी करो, 50,000 कमाओ, और मैं आपको बोल दूंगी 50,000 का 60% मतलब 30,000 रुपये हमको तुम दे दो, मुझे सोसाइटी में लगाना है, आप देंगे? नहीं देंगे, निकालेंगे 100 रुपये, लो भैया यही हो पाएगा हमसे। दिन भर काम आप कर रहे हैं ना, वो कंपनी भी ठीक है कुछ भी कमा रही है, आप 50,000 से कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो 50,000 करोड़ कमा रही होगी, तब भी तो उसका 60% 30,000 करोड़ वो डोनेट कर दिया, एग्जाम्पल किया ना। तो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी हमको मेमोरी याद रहेंगे, चलेंगे जिंदगी भर में। ठीक है बच्चा, याद रखिएगा, जिम्मेदारी के आगे ना सपने हार जाते हैं। जिसने जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया ना, उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं। बचपन से सब कोई सपना देखता है,
नहीं हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा। सपने आपने बहुत देखे थे, लेकिन एक समय के बाद आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है ना, तो उसमें आपके देखे गए वो सारे सपने क्या हो जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। इसलिए सपने हार जाते हैं आपकी जिम्मेदारी के आगे। तो जिम्मेदारी निभाइए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर। किससे क्या होगा बच्चा, अगर आप सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सोसाइटी के लिए वेलफेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। किसके लिए, किसका होगा, ओनर्स के होंगे। एंड इरिलेवेंट टू टॉक ऑफ पब्लिक गुड, तो इट फॉलो दैट अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एंड इंडीड एनी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी मस्ट एक्ट विद ड्यू कंसर्न फॉर द इफेक्ट ऑन द लिव्स ऑफ द अदर पीपल। तो हम कुछ ऐसा करें ना जिससे सोसाइटी का बेनिफिशियल हो। हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में दे, सोचो रीजनेबल प्राइस पे अगर बेस्ट क्वालिटी वाले गुड्स अगर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, आपके माइंड में उस कंपनी का नाम हमेशा छप जाएगा, आ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि सर उसने आपको रीजनेबल प्राइस पे वो चीजें आपको अवेलेबल कर दी है जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड मार्केट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो पड़े हुए हैं। तो जब कंपनियां अगर सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचेंगी, सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो कंपनी के लिए या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। इज इट राइट। चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, चलिए देखो बच्चा, इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हम लोग के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। क्या फीचर बताया गया है वो समझिएगा। देखिए इसमें कुछ केस है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, इसमें 4 5 6 7 चीजें हमारे पास अवेलेबल है। पहला बताया गया सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में। देखो अब ऑर्गेनाइजेशन का इसमें सबसे बड़ा बात है कि हम आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लगा रहे। लीगल ऑब्लिगेशन कहने का सेंस मतलब ये होता है कि अगर हमारी कोई कंपनी या कोई फर्म है तो उसमें हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हम सोसाइटी के लिए करेंगे, हमारा नाम, हमारा फेम, हमारी वैल्यू, हमारी गुडविल, हमारी आइडेंटिटी मार्केट में जाएगी, मार्केट में लोग हमें जानेंगे। एक स्कूल जो फ्री में हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। एक स्कूल जो बच्चों से फीस भी ले रहा है, अलग तरीके के हर तरीके के वो चार्जेस को भी अप्लाई करा रहा है, याद उसको भी रखा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मेमोरेबल वो रहेगा जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया है प्रॉपर तरीके, जिनके पास कोई सोर्सेस हमारे पास उनके पास नहीं था। तो ऐसे लोग को याद किया जाएगा ना, सोसाइटल बेनिफिट। अब ऐसे लोग को याद किया तो आपका नाम हमेशा मार्केट में रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। पद पे बैठ गए, पद पे बैठने के बाद हमारे पास एक ढेला भी नहीं है, सारा सारा जो लिया वो समाज को ही दे दिया, समाज से लिया, सोसाइटी से लिया, सोसाइटी को ही दे दिया। इसमें हमारा नेम बढ़ गया, हमारा पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास क्या, हमारा नाम, इज्जत, शोहरत क्या मार्केट में चली गई। अब एक आंसर इसमें यहाँ पे क्वेश्चन एक और आएगा कि सर इज्जत ही सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा। जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए तो पैसा चाहिए, बिल्कुल पैसा चाहिए, पैसा होना भी चाहिए, लेकिन पैसे की वैल्यू लिमिट रहे ना। ये कहाँ क्या गया सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि आप जीरो हो जाइए, आप गरीब हो जाइए, ये तो नहीं कहा गया ना। अगर आपके पास एक्सेस मनी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर आप मान लीजिए आप 20,000 कमाते हैं, तो क्या इसमें से आप 1,000 रुपये आप सोसाइटी में या मार्केट में किसी जगह डोनेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, हम मार्केट में पैसा लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? सोचो कि कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो 20 लाख रुपया कमाती है, तो सर वो अपना 2 लाख रुपया वो छोड़िए या 1 लाख रुपया, क्या ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? क्या उससे कोई बढ़िया, कोई बेटर स्कूल नहीं बना सकते? क्या बेटर कोई किसी अपने आसपास के एनवायरमेंट को डेवलप नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। जो अनएजुकेटेड चिल्ड्रंस हैं, जो अच्छा किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी, जो आपको पता कि अगर मैंने अपनी कोई फैक्ट्री सेटअप कर ली, मैंने अपना कोई बिजनेस सेटअप कर लिया, और ऐसे बैकवर्ड एरियाज में किया जहां पे बहुत सारे लोग के पास नौकरी नहीं थी, और उनको मैं जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि भाई तुम आओ हमारी कंपनी में काम करो, हमारी कंपनी संग मिलकर बैठ के आगे बढ़ो, तो ये कौन सा चीज खराब हो गई? बेटरमेंट है ना। तो हम वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चाइना जब हमारे कंट्री में आया, ठीक है आप कहने को आप उसको मान लीजिए कि ठीक है वो बेकार कंट्री है, ये कंट्री है, लेकिन चाइना आपकी कंट्री में आता है और अपने सामान आपकी कंट्री में आकर के सेल करता है। तो क्या वो चाइना से लोगों को लाया था अपनी कंपनी, आपकी कंट्री में माल बेचवाने के लिए? नहीं लाया था, उसने आपकी कंट्री के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दिया था ना। आपके कंट्री के लोग ही बाहर बड़ा सा बैनर पोस्टर लगा करके ओप्पो वीवो का दिखा करके लोगों को बेच रहे थे और उसके ऊपर पैसा कमा रहे थे। तो गलत कहां हुआ? हाँ, अब आप कंट्री की पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे सब, तो फिर कोई गवर्नमेंट आपको नहीं मानेगी। आई बात समझ में? तो क्या होता है कि हम सोसाइटल बेनिफिट हो, लेकिन उसमें हमारा कोई, हम किसी को लॉस ना करें। अब गवर्नमेंट के ही कंट्री में पैसा, अब देखा सरकार तो चला रही है गवर्नमेंट को, मतलब कंट्री चला रही है। अब कंट्री के पास पता है कि हम हमारे टैक्सेस पैसों से ही क्या होता है, ऐसा सारा पैसा जमा होता है सरकार के पास, ठीक है। अब वो सरकार क्या कर, जो गवर्नमेंट वो क्या करती है कि भाई वो अपने पास सारे ट्रेजरी पैसों रखती है, फिर वो हमारे ऊपर खर्चे करती है, रोडवे बनाना, रेलवे बनाना, एयरवेज बनाना, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को डेवलप करना, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना करेगी। अब हम टैक्स ही ना दें, हम पैसा ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना दें, तो क्या होगा?
गलत कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बच्चा, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट का होता है, मतलब हमारा इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कंपनी का वैल्यू, मेरी कंपनी की इमेज इन मार्केट में कहां पे किस जगह पे अवेलेबल है। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या होता है, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। अब सोचो, अगर आप सोसाइटी के लिए बढ़िया करोगे, सोसाइटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको कस्टमर आपके पास आते हैं और कस्टमर कहते हैं भाई उनको बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स आप सप्लाई करते हैं, रिजनेबल कॉस्ट पे सप्लाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होने के चक्कर में भी आप उन्हें थोड़े सस्ते दामों पे चीज़ों को ऑफर कर देते हैं, क्या वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है? वो कस्टमर अगर एक बार अगर आपसे कोई सामान परचेस कर रहा है और वो चीज़ आपको पसंद आ गई, तो कस्टमर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे हम लोग की आदत नहीं होती है, हम लोग कभी मतलब कोचिंग स्कूल से कोई बाहर निकला, ठीक है, मन कभी कर गया डोसा खाने का, मन कभी कर गया मोमोज खाने का, मन कभी कर गया कुछ पिज़्ज़ा खाने का, तो हमारे आसपास की लोकेलिटी में कुछ ऐसे शॉप्स जरूर होती हैं। यार डोसा खाना है, हाँ भाई वहीं चलेंगे, वो फलाने वाले के यहाँ। अच्छा सोया चाप खाना है, हम लोग वहाँ चलेंगे। अच्छा हम लोग को ये खाना है, वहाँ चलेंगे। तो ऑलरेडी क्या आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। मोमोज बेचने वाले आपके घर से निकल करके स्कूल और कोचिंग के बीच में 15 होंगे, लेकिन आपको जो पसंद खाली किसी एक का ही आता होगा। वो क्या, क्योंकि वो आपसे एक तरीके तो उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, एक चीज। दूसरा उसका बिहेवियर आपसे जो होगा वो फ्रेंडली लेवल का होगा, तो फ्रेंडली बिहेवियर भी डेवलप होगा ना। तो ये चीजें क्या है, वो आपके बिजनेस के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, वेल डेवलप्ड होंगे। तो इसमें क्या होगा, तो कंपनी के लिए भी क्या होगा, बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस होगा। जब हम सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जब हम सोसाइटी के लिए बेस्ट करेंगे, तो सोसाइटी भी हमको बेस्ट रिवॉर्ड अवेलेबल कराती है, वो भी हमको बेस्ट देगी फॉर मेकिंग एज अ वेरी ब्राइट एंड बेस्ट फ्यूचर के लिए, है ना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चा, समझिएगा, पब्लिक इमेज। अब देखो आपकी जो इमेज है वो पब्लिक में बहुत अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी। रीजंस क्या है, सोचो, लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे जो गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, चाहे एंड सर्विसेज हो गए, ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो एक इमेज है वो अच्छी खासी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। इमेज डेवलप होने का मतलब बच्चा ये समझिएगा कि अगर हमारी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा होटल्स वालों को या रेस्टोरेंट वालों को देखा होगा, आप जब उनके होटल में आप जब विजिट करेंगे तो बाहर वो भाई साहब खड़े होते हैं, बगैर दरबान टाइप उसको कहते हैं, उसको एज हाउस कीपर कह लीजिए, हाउस कीपर नहीं कहेंगे उसको, गेट कीपर कह सकते हैं। तो जैसे आप आएंगे वो आपको जैसे सैल्यूट करेगा, हाँ साहब आइए अंदर, आपके लिए वो गेट खोलेंगे। देखिए वो क्वालिटी देना आपको शुरू कर दिए स्टार्टिंग फेज से ही। फिर आप अंदर जाते हो, तुरंत आपके लिए पानी आके रखा जाएगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद फिर आपसे वो धीरे से एक वेटर आपके पास आएगा, सर आपका ऑर्डर क्या होगा, मतलब व्हाट्स योर ऑर्डर। तो आप उसको अभी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई हाँ ये लेके आना, इसको कस्टमाइज करना, आप करते हो। अब सोचो उससे वो जितना सारा काम किया आपके होटल में आने से लेकर के और आपके होटल में सर्विस प्रोवाइडिंग से लेकर के वापस आपके जाने तक में वो सारी की सारी अवेलेबिलिटी उसने आपको प्रोवाइड कर दी। इससे क्या हुआ, किया कुछ नहीं, लेकिन बेटर तरीके से आपके लिए क्या किया, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दे दिया, आपसे बेटर तरीके से आपसे बातें कर ली, कम्युनिकेशन बिहेवियर उसने डेवलप अच्छा किया, आपके बिल पे कुछ % डिस्काउंट आपको ऑफर कर दिया, आपके संग जो एक एथिकल बिहेवियर डेवलप किया। एथिकल मतलब हो गया कि आपके संग एक अनएथिकल बिहेवियर नहीं होता, थोड़ा सा किसी से नाराजगी टाइप का जाहिर करना, चिड़चिड़ापन होना, वो चीज डेवलप ना होकर के कंपनी क्या करे, आपके संग एक एथिकल बिहेवियर को डेवलप कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि आप जब भी आओगे ना तो सोचोगे यार अच्छा वहाँ का टेस्ट खाने का बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बात वहाँ पे एक बार में सुनी जा रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे वेटर तुरंत आपके लिए आया, तुरंत कस्टमाइज करके आपको चीज़ें अवेलेबल करा दिया। अब आप और आपकी फैमिली उसी जगह पे आना पसंद करेगी हर बार। क्यों? क्योंकि आपको बेटर फैसिलिटी और बेटर क्वालिटी आपको उसी जगह पे मिली ना। इससे क्या हुआ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उस फर्म का, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक इमेज क्या हुआ, मार्केट में डेवलप हुआ ना, और भी अच्छा खासा डेवलप हुआ। वो क्या कहलाएगा बच्चा, पब्लिक इमेज। तो जब हम सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हमारी क्या होगी, जो इमेज होगी पब्लिक में वो भी बहुत वेल बेटर होगी। मैं सब बेटर गुड सप्लाई करता हूं मार्केट में तो मेरी इमेज बहुत अच्छी है। मैं सब बेटर तरीके से मैं गवर्नमेंट को ऑन टाइम टैक्स पेमेंट करता हूं तो गवर्नमेंट नजर में मेरी इमेज बहुत अच्छी है। बस में शेयर होल्डर जिन्होंने मेरी कंपनी पैसा लगाया हुआ है तो उनकी कंपनी जो पैसा उन्होंने लगाया हुआ है तो उन्होंने पैसा लगाया, वो वेल्थ धन पैसा मेरे पास आया, उस वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं ऐसे ऐसे डिसीजन लेता हूं जिससे कि उनका 10 रुपए 1000 में 100 में 200 में कन्वर्ट हो जाए। उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी तो उनकी नजर में हमारी इमेज क्या होगी, और भी ज्यादा डेवलप होगी। ये क्या कहलाता है, यही तो कहला रहा है सर कि पब्लिक इमेज कंपनी की क्या हो रही है, डेवलप हो रही है मार्केट में। तो ये सब पॉसिबल हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, सोसाइटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एज ए सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगला पॉइंट कंपनी क्या कहती है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो बात निकल के आ गई ना, अगर आप गवर्नमेंट का ऑन टाइम टैक्स पेमेंट कर दो, ऑन टाइम ड्यूटीज दे दो, गवर्नमेंट के बनाए गए सारे क्या हैं, जो भी इनके बनाए गए कंपनी के जो रूल्स हैं, ठीक है, जो कंपनी की बनाए गए जो रेगुलेशंस हैं, ठीक, जो कंपनी की बनाएगी जो पॉलिसीज हैं, अगर ये सब चीजें अगर प्रॉपर तरीके से बच्चा अगर फॉलो कर लिया जाए तो वो कंपनी के लिए खराब कहां से और कैसे होगा।
नहीं होगा ना, तो गवर्नमेंट आप में इंटरफेयर करेगी। आप में इंटरफेयर बंदा वही करेगा जहां पे आपके अंदर कुछ खामियां आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी। आप प्रॉब्लम जनरेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब गवर्नमेंट कह रही है भाई कि तुम तो वो काम कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। अच्छा, गवर्नमेंट के कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो गए, ठीक, या जो प्रोजेक्ट्स हो गए। अब इसके ऊपर हमारी पार्टिसिपेशन चल रही है। पार्टिसिपेशन मतलब जो फर्म है वो गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम को फॉलो कर रही है, चला रही है। तो वो गवर्नमेंट वो काम करने के लिए बेटरमेंट है कि नहीं है ना। सोसाइटी किसके लिए काम कर रही है? हमारे लिए काम कर रही है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो जब मैं सारा का सारा चीज जब सोसाइटी से ले रहा हूं तो सोसाइटी के लिए भी तो मेरा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इंटरफेरेंस को अवॉइड कर देती है। बोलती है यार ये बंदा वो काम कर रहा है, जैसे मैंने बनाया। अब भारत सरकार में मोदी जी ने बोला कि भाई स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाएंगे, है ना। स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला, उसके लिए कई सारे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां थी, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े जो स्कूल, बड़े कोचिंग इंस्ट्रक्टर वाले जो थे, जो कई सारे समाज वाले, सोशल सोसाइटी वाले थे, वो सब कोई आया। सब कोई गवर्नमेंट के उस बनाए गए प्रोग्राम्स में, गवर्नमेंट बनाए गए उस मतलब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमने उनका बढ़ चढ़ के साथ दिया। उसमें क्या हो गया, तो गवर्नमेंट बोलेगी यार ये बंदा तो हमारी तरह काम कर रहा है, सारा काम जो हमें करना चाहिए वो ये कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट हमें देना चाहिए लेकिन वो फर्म दे रही है। ठीक, सोसाइटल डेवलपमेंट करना चाहिए, ये काम गवर्नमेंट का है लेकिन वो काम फर्म भी, कंपनी भी कर रही है। जो अनएजुकेटेड बच्चे उनको एजुकेशन दिलाने के लिए उनके स्कूल में अवेलेबिलिटी करा रही है, उनके लिए पैसे फर्म पैसा दे रही है, ठीक, उनका डेवलपमेंट कर रही है। ये सारा काम अगर एक फर्म, एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो सर गवर्नमेंट आप में इंटरफेयर क्यों करेगी? नहीं करेगी। मतलब जो नहीं होता बड़े बड़े टीमों को उठा के जाओ वहाँ जाके थोड़ा जाके चेक करो, ऑडिटिंग करो, है ना, ये सब चीज़ों से आपको बचा लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट पूरा बकायदा प्रोग्राम्स को लेकर के आपके सामने चलती है। ठीक है, अगला क्या होता है बच्चा, सोशल पावर। अब देखो सोसाइटी में बहुत शक्ति होती है। क्या होती है? जो सोसाइटी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसे उनके पास पावर आ जाती है कि उस पावर को प्रॉपर तरीके से वो क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं। पता देखो जो बिजनेसमैन या जो फर्म जो बंदा होता है ना, देखो जो उसको कहते हैं ना कि एक जो जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है ना, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बच्चा हमेशा क्या करेगा, बहाने नहीं ढूंढता, बल्कि अगर कोई उसके पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए दिन भर ढूंढता फिरेगा। दिन भर वो क्या करता रहेगा, उसके लिए रास्ते ढूंढेगा। तो जिम कहा जाता है ना एग्जाम्पल के लिए कि जिम्मेदार व्यक्ति बहाने नहीं बल्कि उसे कर गुजरने के लिए रास्ते ढूंढता है। ये जिम्मेदार व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है, आइडेंटिकल होती है। अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबल है तो उस काम को मैं कैसे भी एनी हाउ मुझे करना है तो करना है। इसके लिए मेरे पास कोई बहाने नहीं है, इसके लिए मेरे पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे काम करना है। तो बस जो जिम्मेदार बंदा होगा, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, वो कहीं बहाने नहीं ढूंढेगा। वो क्या करेगा, करना है भाई, कर गुजर जाओ, बस देखा जाएगा। सोसाइटल पावर क्या है, कोई सर पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, सर हमारे पास इनकम जनरेट नहीं हो रही है, सर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे। तुम करना तो चाहो, तुम करना चाहोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नहीं करना चाहोगे तो फिर वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगला पॉइंट क्या होता है बच्चा, एज अ रिसोर्सेज यूज फॉर द मॉरल जस्टिफिकेशन। आप जो रिसोर्सेज यूज करो, जैसे बैकवर्ड और हिली एरियाज हमने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी, ठीक है, तो वहाँ की जो रिसोर्सेज, आसपास की जो एम्प्लॉयमेंट जो लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, आप उनको कन्वर्ट कर दिया एम्प्लॉयमेंट वाले में। पैसे उनके पास नहीं थे, एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुआ था, आपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर दिया। मशीनरी अवेलेबल नहीं थी तो मशीनरी अवेलेबल हो गई। ट्रांसपोर्ट पहले अवेलेबल नहीं था, अब आपकी फैक्ट्री के हो जाने की वजह से, इंडस्ट्री के हो जाने की वजह से वहाँ पे लगातार ट्रांसपोर्टेशन आना शुरू हो गया। तो प्रॉपर तरीके से जितने सारे जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो या यूटिलाइज कर रहे हो, वो आपके लिए प्रॉपर तरीके से क्या है, वो मॉरल जस्टिफिकेशन ही तो है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, एक तरीके से प्रॉपर बेटरमेंट करके जा रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल फ्रूटफुल साबित हो रहा है। अगला पॉइंट क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है ना। आप यार लिख लो, जैसे समझो एक हो गया हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कौन हो गया, हमारे पास एक बंदा आ गया, एक हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। एक हो गया सर एजुकेशन का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास किसकी होगी, एज एजुकेशन की हो जाती है, ठीक है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, ठीक। सबसे बड़ी बात सर क्या है, एज अ पुअर, जो गरीबी हमारे पास निकल के वो चीज आ रही है। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है, तो जब सोसाइटी के लिए हम कुछ करेंगे, सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिशियल लगाएंगे, सोसाइटी के लिए कुछ वेल डेवलपमेंट वर्क करेंगे, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, फ्रूटफुल साबित होगा, वो हमारी कंपनी के लिए बेटरमेंट निकल करके आएगा। तो ये कंपनी का एक अच्छा खासा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर चीजें क्या होती हैं, प्रॉपर तरीके से कवर करती हैं। तो बच्चा यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, वो प्रॉपर किया जा रहा है आपके सोसाइटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए।
भाई आप सोचो ना, आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहां के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप अनएजुकेटेड बच्चों को आप एजुकेट कर सकते हैं, स्कूल्स ओपन करा सकते हैं, जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, इसमें एक हो गया, एक हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। अगर मैंने आपके पास कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उस हेल्थ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए क्या आप क्या करते हैं, सोसाइटी में अपना कुछ डोनेशन, अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई सोसाइटी के डेवलपमेंट से आपका भी डेवलपमेंट होना ही होना चाहिए। तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के लिए। तो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मतलब एज अ बिजनेस फर्म की, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरीके से पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती हैं। क्लियर है? चलिए, अब ये पॉइंट अगर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े फटाक से। तो चलिए फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए बच्चा, अब हमारे पास जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारे पास होगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। कुछ अलग अलग ग्रुप्स के बारे में करना होगा। पहला क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। भाई ओनर के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ओनर के लिए क्या होगा, देखो, टू रन द बिजनेस एक प्रॉपर तरीके से, बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से चलाया जाए, एलोकेट एंड यूटिलाइज कैपिटल, प्रॉपर तरीके से जो हमारी कंपनी का कैपिटल है और जो हमारी कंपनी के रिसोर्सेज उन्हें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, यूज किया जाए, ये कंपनी कर सकती है। इंश्योर करिए कि अप्रिशिएशन हो कंपनी का और ग्रोथ हो आपकी कैपिटल में। अब आपने सर सोचिए 50 लाख रुपए किसी कंपनी में लगाया, आप सोचोगे ना सर कि 30 लाख रुपए में और ज्यादा क्या हो जाए, एक तरीके से कंपनी को प्रॉफिट हो जाए, तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन को कितना पैसा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा सर 80 लाख रुपया। तो भाई कंपनी हमेशा सोचेगी कि प्रॉपर तरीके से सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए, पूरे रिसोर्सेज को यूज किया जाए, इससे कंपनी क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। कंपनी का एडवांटेज क्या होगा, अच्छा खासा निकल करके मार्केट में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड करिए फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। और जो ओनर, ओनर मतलब बच्चा समझिएगा यहां पे आपकी बात की जा रही है एज अ शेयर होल्डर्स की बात की जा रही है। अब सोचो कि जिन्होंने आपकी कंपनी में 10 रुपया लगाया था बच्चा, वो 5 रुपया करने के लिए नहीं लगाया था, बल्कि उस 10 रुपया इन्वेस्टमेंट का मतलब रखा था सर कि वो 100 रुपया हो जाए, वो 1000 हो जाए, या वो 10,000 हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज हो जाए, ये कब डेवलप होगा, तो भाई हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें कुछ अपनी ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो ओनर ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, हमारे पैसों में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सबके लिए हम उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। क्या कर सकें, तो एक ओवरऑल आप यहां पे लिख लीजिएगा एज अ प्रॉपर तरीके से, इनका नाम होता है जो वेल्थ मैक्सिमाइज करना। वेल्थ मतलब हो जाता है बच्चा धन, पैसा, तो ये हो गया हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा धन पैसा हमारे पास जनरेट होगा, मैक्सिमाइज होगा, उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, वो डेवलपमेंट का काम होगा। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एज अ इन्वेस्टर। देखो बच्चा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम कॉजेज हो गया, मतलब ये आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, हर लोगों के लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है समझिएगा भाई, जो इन्वेस्टर जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हो, क्या हुआ इसको समझ लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, कि इन्होंने आपकी कंपनी में क्या लगाया हुआ है, एक तरीके से पैसा लगाया है। ठीक, तो जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उनके लिए क्या है, तो भाई उनको प्रोवाइड करिए एक रिक्वायर्ड और एक इसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दीजिए। मतलब कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कंपनी के लिए क्या क्या बेनिफिशियल होंगे, आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होंगे या लॉस में होंगे। तो मतलब हम मार्केट से रिलेटेड और अपनी कंपनी के सारे प्रोग्राम से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। किसको? इन्वेस्टर्स को। तब आप सोच समझ के हमारी कंपनी पैसा लगाओ, अदरवाइज होगा क्या, आप बिना सोचे में आप कंपनी पैसा लगा दोगे और मेरी कंपनी का डाउनफॉल चल रहा है, मेरी कंपनी बिल्कुल तरीके से अभी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो आपके लगाए गए सारे पैसे भी क्या होंगे, हमारे मार्केट में वो भी डूब जाएंगे। तो इससे होगा कि इससे हमारी कंपनी की जो गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इन्वेस्टर जब आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले ओवरऑल क्या किया जाए, पहले उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जरूरत है कि कंपनी को बंदा पहले समझे कि कौन कौन से उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी रिक्वायरमेंट या नीड होगी, उसके लिए वो क्या होगा, उसके लिए प्रॉपर तरीके से कुछ स्कीम्स लेकर के आए जाए और उनका फ्यूचर ग्रोथ किया जाए। फ्यूचर ग्रोथ मतलब ये कब आपका पैसा सर, अगर आपने 1000 लगाया तो कब ये आपका पैसा 1 लाख में जब कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस चीज को मैक्सिमाइज करना, ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की, कंपनियों की। अगला क्या करता है, इंश्योर करिए सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट। जो उन्होंने पैसा हमारी कंपनी में लगाया हुआ है उस पैसों को क्या करिए, पैसों को करिए सर सेफ एंड सिक्योर। मतलब उन्होंने जो हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से सेफ करिए और सिक्योर करिए। सिक्योर मतलब कि भाई आपका कंपनी से आपने पैसा लगाया तो बिल्कुल परफेक्ट जगह लगाया, सही जगह लगाया, आपका पैसा डूबेगा नहीं। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी कंपनी क्या है, बेनिफिशियल ही रहेगी, प्रॉफिट में ही रहेगी।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने वो पैसा एज अ लोन पे उठाया, किस पे उठाया बच्चा, अगर आपने एज अ लोन पे उठाया तो आपकी कंपनी चाहे वो एज अ प्रॉफिट में रहे या एज अ लॉस में रहे, आपको काइंड ऑफ सिचुएशन आपको क्या करना होगा, उन्हें एज अ इंटरेस्ट का पेमेंट देना ही देना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। आगे बात समझ में। एंड लास्ट पॉइंट कंपनी क्या करती है कि टू गिव टाइमली रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट टू द इन्वेस्टर। अब सोचो एग्जांपल के लिए कि अगर किसी बंदे ने, इस पॉइंट को थोड़ा मैं इस तरीके से ऐसे उठा रहा हूं, ये लाइन बनाते हुए ये ऐसे यहां ले आ रहा हूं, ठीक है, समझना। अगर मान लो किसी बंदे ने हमारे पास 10 लाख रुपए हमको लोन दिया, प्लस इसके ऊपर बोला कि हम 1 साल के आपको पैसा देते हैं इंटरेस्ट का, तो 10 लाख का 10% अमाउंट हो गया बच्चा, 1 लाख रुपया हो गया। ठीक, अब हमने कंपनी से मतलब सामने बंदे से लिया कितना था, 10 लाख लिया था, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना रुपए आ गया, एज 11 लाख आ गया। तो इस 11 लाख रुपए का मतलब जो टोटल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी और ये 10 लाख रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये दोनों अगर मैंने वादा किया है कि आफ्टर 1 ईयर हम आपको पैसा दे देंगे, तो ये पूरा का पूरा पैसा वापस हमको दे देना चाहिए। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि कल देंगे तो फिर कल आना, फिर बंदा आएगा बोला भैया पैसा दो, वो नहीं कल आना, हम लोग बोले थे कल आना, ऐसे करते करते कल हो गया, है ना। गणेश जी एक ऐसी तरीके से पार्वती मैया से और भोले बाबा से पूछ रहे थे कि मैया बताओ, बाबा बताओ कि मेरा शादी कब होगा। तो शिव जी पार्वती बोले भाई अभी कैसे बताएं क्या होगा कब होगा, बोले कि तुम्हारी शादी कल कराएंगे। और गणेश जी रोज ऐसे आए, हर दिन आए, बोले मैया बाबा बताइए शादी कब होगी। तो फिर गणेश जी और वो शिव जी पार्वती बोले बेटा बोले तो थे कल होगा। तो धीरे करते करते कल 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 करते 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 ऐसे ही कल चलता गया। कल कभी आया नहीं, गणेश शादी हुई नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों में ये भी बताया जाता है सर गणेश जी की शादी भी हुई है, रिद्धि सिद्धि की पत्नियां हैं, है ना। तो अलग अलग वो किन्वंती है, देखिए अलग अलग ये सब एक मोरल होती है, एक स्टोरी होती है आपको समझने समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, ठीक है। शास्त्र बहुत बड़ा है बच्चा, हम लोग उसके बारे में बिल्कुल शून्य है, जानते कुछ नहीं है, बस उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहस कर लेते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, बस उसको थोड़ा सा एक माइंड को थोड़ा सा खेलने कूदने के पर्पज से थोड़ा सा आप हल्का फुल्का समझ सकते हैं, जान सकते हैं क्या है ना। तो ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, जो पैसा मार्केट के लिए उठाएंगे या मार्केट उठाएंगे, उन सारे पैसों का आपको प्रिंसिपल अमाउंट ऑन टाइम क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग फिर फटाक से। चलिए भाई तीसरा पॉइंट कंपनी क्या कहती है समझिएगा। कंपनी कहती है सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एज ए टूवर्ड सप्लायर। अब सप्लायर के लिए, सप्लायर कौन होता है भाई, आपको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, आपको गुड्स बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की। और वो रॉ मटेरियल सप्लाई कौन करता है, सप्लायर करता है। अब सप्लायर आपको आज सामान देकर के जाए और आप उसका जो पेमेंट है, ठीक है, आप उसको 2 महीने बाद दीजिए, 5 महीने बाद दीजिए, 10 महीने बाद दीजिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑन रेगुलर टाइमिंग उनका पेमेंट करिए। अगर बंदा आपको आज देके गया तो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 1 हफ्ते 2 हफ्ते या तुरंत ही उसका इमीडिएटली पेमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो बंदे का जो बिलीव होगा आपके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट होगा कि इन केस फ्यूचर में कभी आपके पास पैसे नहीं रहे तो बंदा आपको लॉन्ग टाइम तक वो फ्री में आपको सप्लाई कर सकता है रॉ मटेरियल्स की, जिससे आप गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट आएगा तो फिर आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो विश्वास बनाने से बनता है, खाली कह देने से तुम्हें हमारे पर विश्वास नहीं है ऐसा नहीं होता, बनाना पड़ता है, चलना पड़ता है, ठीक है। क्या है समझिएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस है बच्चा, ठीक है। सप्लायर के लिए क्या कहते हैं, टू गिव रेगुलर ऑर्डर। पहली बात आप उन्हें रेगुलर ऑर्डर दीजिए, किसके लिए, गुड्स परचेस करने के लिए, पहला बात। टू मेक अ डील विथ फेयर टर्म्स एंड कंडीशन, प्रॉपर तरीके से जो टर्म्स आपकी हैं, जो कंडीशंस हैं उसको अप्लाई करिए, उसको फॉलो करिए। एक अवेल करिए, रीजनेबल क्रेडिट पीरियड दीजिए, और टू पे द ड्यूज ऑन टाइम। और जो भी ड्यूज आपके पास पड़ा हुआ, अगर आपने बोला कि 27 अगस्त 2025 को आपने 50,000 रुपए की सप्लाई ले ली ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये किस पे लिया, ये रॉ मटेरियल आया हमारे पास, क्या आया है, ये हमारे पास है ये रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल आपने क्या किया, ऑन क्रेडिट उधार पे आपने 50,000 रुपए का ले लिया और आपने वादा किया कि हम 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, मतलब 27 सितंबर 2025 के आने तक में आपको पूरा का पूरा 50,000 विथ छोटा मोटा जो भी उस समय वैल्यू होगी पेमेंट कर देंगे। और अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब आप सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो इसका मतलब आप सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्या कहता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा क्या है, ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अच्छा, सरकार के लिए भी क्या हमारी, देखो अब भी लोग सोचते थे सर कोई बस हॉस्पिटल बनवा देना, स्कूल बनवा देना, बस इन्हीं सब चीजों को खाली कहा जाता है कि सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नहीं, सोचो अभी तो आपने 3 लोगों के बारे में पढ़ लिया, सप्लायर के बारे में पढ़ा, ओनर के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टर के बारे में पढ़ा, तीनों के बारे में आपने पढ़ा है।
सबके लिए फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जो मार्केट में है हर कोई, है ना। कस्टमर के बारे में भी होगा, सबके लिए हमारी क्या बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। क्या बनता है देखिएगा, गवर्नमेंट की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बच्चा, सबसे पहली बात, जो गवर्नमेंट ने हमारे पास कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोले, हम उनको फॉलो करें। तो लिखा है पहला बात, जो फीस हैं, जो ड्यूटीज हैं और जो टैक्सेस हैं, उनका ऑनेस्टली, उनका रेगुलरली क्या किया जाए, मेक पेमेंट करिए, पेमेंट दीजिए। क्या किया जाए, टू रेगुलर मेक अ पेमेंट कंपनी के लिए करते रहिए। मतलब कंपनी का ये एक लाइबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट अगर आपसे कभी पैसे मांगती है, कोई फीस का पैसा मांगती है, कोई आपके ऊपर चार्जेस लगाती है, कोई फाइन लगाती है, या कोई टैक्सेस आपका पैसा मांगती है डायरेक्ट इंडायरेक्ट का, उसका पेमेंट आप तुरंत इमीडिएटली कर दीजिए। अगर आप कर देते हैं तो वो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है। अगला पॉइंट क्या करता है, सेटअप करिए न्यू बिजनेस यूनिट्स एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द, अगर आप अपनी कोई न्यू बिजनेस या कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन आप सेटअप करने वाले हैं या आप करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह बच्चा आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जो जो गवर्नमेंट की बनाए गए न्यू रूल्स हैं या न्यू रेगुलेशन पॉलिसीज हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आई बात समझ में। तो ये कंपनी की सबसे बड़ी लायबिलिटी बनती है, कंपनी का सबसे बड़ा एक तरीके से एक मोटो है कि जितना ज्यादा वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे, उतना ज्यादा वो कंपनी के लिए क्या होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। अगला क्या है, टू फॉलो द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स सेटअप बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बनाए गए कई सारे क्या है, एक तरीके से ऐसे नॉर्म्स बनाए गए जिससे कि आपका पॉल्यूशन बहुत कंट्रोल में आ जाए। जैसे आप प्लास्टिक बैग का ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हो, आप केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आपके बर्निंग वेस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, कोई ब्रिक्स बना रहा है ना, ईंटें बनाए जाते हैं, उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो वो पूरी डस्टिंग पूरी मार्केट में घूम रही है। तो गवर्नमेंट के अगर उस बनाए गए नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और आप बहुत ज्यादा तरीके से मार्केट में एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर चार्जेस लगा सकती है। तो इससे मच बेटर होगा कि हम गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स को, रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को क्या करें, प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें। वो कंपनी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। अगला क्या है, टू रन द बिजनेस फेयरली एंड नॉट इंडल्ज इन एनी करप्शन एंड अनफेयर एक्टिविटीज। ये एक बात याद रखिएगा कि अगर आप मार्केट में हैं और आप अपनी बिजनेस, अपनी फर्म को चला रहे हो, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके संग एक चीज पक्का होना चाहिए, क्या, कि आप कभी पहली बात करप्शन न करें, करप्टिव नेचर के आप ना हो। पहली बात, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रही है। और कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करिए। क्या चीज, जो आपके पास अनफेयर है ना, इस वाली कैटेगरी को फॉलो मत करिए। मतलब हो गया कि सर अंधेरा था और अंधेरा हो गया, मतलब रात का समय था, पूरे 10 दुकानें थी दवाइयों की, लेकिन मेरी दुकान अकेली खुली थी। अब 9 दुकानें बंद हो गई थी। अब कोई कस्टमर हमारे पास आया दवाई लेने की, दवाई मेरे पास, अब मैं उस चीज़ों का फायदा उठा रहा हूँ। अब कोई है नहीं, मुझे पता है कि सबकी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसकी जरूरत, उसकी नीड है कि भाई उसको सामान वो चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करूंगा, मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ, हाई रेट पे दाम बेच सकता हूँ, ठीक है, लेना हो लो, नहीं लेना हो जाओ, लेकिन हम इतने का ही बेचेंगे, इतने का ही करेंगे। कभी बहुत होते हैं सब्जी मार्केट में, कभी जाइए जहाँ बहुत सारे जो सब्जी वाले लगाए होते हैं, ठीक है, तो कुछ बहुत एक रिजिड नेचर के होते हैं। वो बोलेंगे भाई कोई रहे ना रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भाई मैं तो इतने का ही सामान बेचूंगा, चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो बताओ। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब वो क्या होता है, वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। आपने बोला कुछ और, आप बता कुछ और रहे हो, आपने दिया कुछ और, आप समझा कुछ और रहे हो। तो ये चीजें बिल्कुल एक तरह की अनफेयर वाली कैटेगरी में आ जाती हैं। करप्शन मतलब अच्छा ठीक है, काम करो, पैसा दो और काम तुम्हारा कर देंगे। तो इन चीजों पर भी थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। अगर ये चीज हम नहीं करते हैं, करप्शन नहीं करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो दाम लिखा हुआ 35 रुपए, मैंने उसको दे रहा हूँ 37 रुपए मार्केट बेच रहा हूँ, 40 का बेच रहा हूँ, लेना लो नहीं तो निकलो, तो गवर्नमेंट फिर आपके ऊपर एक्शन लेना शुरू करेगी। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से फाइन लगाना शुरू करेगी। तो ये गवर्नमेंट के भी कुछ नेचर में हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एज अ गवर्नमेंट तक के हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं। चलिए ये पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा देखिएगा, हमारे पास ये जो निकल के आता है जो कस्टमर के लिए, ठीक है, उससे क्या मतलब होता है। अब जो कस्टमर के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कस्टमर मतलब हम ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा भगवान की आप पूजा करेंगे, भगवान की इज्जत करेंगे, भगवान उतना ज़्यादा आपसे खुश होंगे, उतना ज़्यादा आपको धन, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बिजनेस टुवर्ड कस्टमर के लिए। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटल में कस्टमर के लिए क्या होती है। भाई कस्टमर किन किन चीज़ों से खुश हो सकता है, कस्टमर किन किन चीज़ों से वेल मैनेज हो सकता है, कस्टमर किन किन चीज़ों से आपका मार्केट में नाम, आपका मार्केट में इज्जत बना सकता है। देखिए वही है साहब, सम पब्लिक है, वोट देगी सरकार बनेगी, और अगर चाह के कि आपको वोट नहीं देना है तो दूसरों को वोट दे करके सरकार किसी और की बना सकती है। तो पब्लिक और जो कस्टमर बहुत ताकतवर होते हैं। आपकी जो दुकान चल रही है वो इनकी वजह से चल रही है। एक इंडस्ट्रियल मैन, एक मैन्युफैक्चरर जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर ले रहा है, बना ले रहा है। तो अगर वो किसी गुड्स को या किसी प्रोडक्शन जो कर लेगा, बना लेगा, तो उसको मार्केट में कहाँ बेचेगा,
कस्टमर को ही बेचेगा ना। आपने 10 लाख रुपए के गुड्स बनाए तो 10 लाख के गुड्स कौन खरीदेगा? आप तो खरीदोगे नहीं, कस्टमर को ही दोगे। तो कस्टमर को उसकी नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी ना। हजारों जोड़ियां चप्पल जूते सब बन के रेडी हुए, कौन किसके लिए हुआ है? ऑफकोर्स है सर, किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल के लिए होगा। तो क्या कहता है समझिएगा, पहला पॉइंट, टू प्रोवाइड करिए कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करिए उनके नीड्स और उनके एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट्स या उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बच्चा? उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो उनकी नीड्स है आपको वो फुलफिल करना है। पहली बात, नीड्स को ध्यान रखिएगा। नीड्स के बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उसको भी हमको ज्यादा प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कस्टमर्स के हमारे पास क्या प्रॉपर तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेवलप करती है, एक पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, टू प्रोवाइड करिए देम विद क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मार्केट में जब कस्टमर अवेलेबल है ना, तो उस कस्टमर को क्या करिए, प्रॉपर तरीके से जो अवेलेबल आप कराएंगे गुड्स के लिए कराएंगे, वो किसे कराएंगे? क्यों? क्वालिटेटिव गुड्स पे। देखिए अब बता दूं, अगर कोई सामान 500 रुपए का क्वांटिटी का है और 800 रुपए के क्वालिटी का, तो आज की डेट में जो कस्टमर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया है, मतलब वो ज्यादा अवेयर हो चुका है प्रोडक्ट को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के। तो हर चीजों को प्रॉपर तरीके से वो समझ रहा है, जान रहा है, सब कुछ कर रहा है। आई बात समझ में? इससे क्या होगा, तो वो कंपनी या वो कस्टमर के लिए तरीके से अवेलेबल बन जाता है। तो कस्टमर सोचता है कि क्वांटिटी लेने से मच बेटर है कि 100 रुपए महंगा लगा करके क्वालिटी वाला परचेस कर लो। क्योंकि आज की डेट में कस्टमर बिल्कुल अवेयर हो चुका है। आप सुना होगा जागो ग्राहक जागो, है ना? आप उससे अवेयर हो चुके हैं। आपको पता है सर, क्वालिटी बेसिस प्रोडक्ट में अगर 2 पैसा ज्यादा भी लग जाए तो आज के डेट में कस्टमर ज्यादा ही पैसा देकर के अच्छी चीजें लेना चाहता है। तो वो जमाना गया कि जो हम सेक्रीफाइस करते थे, अच्छा यही दे दो वो दे दो। तो चीप प्रोडक्ट परचेस करने वाला कस्टमर आज की डेट में नहीं है। हर कोई बंदा अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छी जगह जाना चाहता है, अच्छी जगह विजिट करना चाहता है, अच्छी जगहों पर रहना चाहता है, अच्छे फार्म हाउस, अच्छे अच्छी जगह हाउस में रहना चाहता है। ये सब बच्चा आपके ऊपर ही डिपेंडेबल होता है। ये सब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही छोटा सा बेनिफिशियल है। वो क्या कहता है कि मेंटेन करिए रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। जिस समय कस्टमर को गुड्स की रिक्वायरमेंट हो, जिस समय कस्टमर को वो गुड्स चाहिए, उस समय वो, ये हमारी फर्म की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि जब कस्टमर किसी गुड्स को मांगने मार्केट में जाए तो उस समय वो सारे प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल हो, वो सारे गुड्स वहां पे उस समय अवेलेबल हो जाएं। नहीं होते तो फिर वो कंपनी के लिए क्या है, डीमेरिट है वो कंपनी का। आई बात समझ में? अगला क्या कहता है, ये तो प्रोवाइड आपका हो गया, जो कस्टमर जो गुड सर्विस दे रहा है। अगला पॉइंट क्या है, अच्छा, टू प्रोवाइड कस्टमर केयर विद गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस। बच्चा देखो, रीजनेबल एफोर्डेबल मतलब होता है जिस अमाउंट पे कस्टमर किसी गुड्स को परचेस करने की चॉइस रखता हो। जिस भी अमाउंट पे कोई कस्टमर किसी गुड्स को परचेस करने की चॉइस रखता हो या नीड रखता हो, उससे बच्चा कहा जाता है जरा अफोर्डेबल प्राइस कह लीजिए या उसे रीजनेबल प्राइस कह लीजिए, है ना? आप बताओगे 50 का, वो बोलेगा नहीं 20 का, अब बोलेगा नहीं 30 का। तो ये चीजें ऐसे नहीं चलती है मार्केट। तो मार्केट में चलने के लिए, मार्केट में रहने के लिए हर चीजों को प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, एज अ अफोर्डेबल प्राइस पे और रीजनेबल प्राइस, मतलब उन दामों पे गुड्स को मार्केट में सप्लाई करिए जिस दामों पे कोई कस्टमर किसी गुड्स को परचेस करना चाहता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू प्रॉफिट कमाए चक्कर में हाई कर देंगे तो सर कस्टमर है, बार्गेनिंग करेगा। और बार्गेनिंग में अगर उसको फायदा सौदा साबित नहीं हुआ, बोरिया बिस्तर बांधेगा, निकल जाएगा, बोला भैया ठीक तू रहने दे, मैं कहीं और से ले लूंगा, है ना? अगला क्या कहता है, प्रोवाइड देम विथ प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान में आता है, वो आपसे कोई गुड्स परचेस करता है, तो आपने उसको आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दिया? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वाइजली। एक बात कही जाती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो इज द एबिलिटी टू एज अ रिस्पॉन्ड वाइजली। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदारी वो चीज कहते हैं जो उसको निभाई जाए, बुद्धिमानी तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाई जाए, रिस्पॉन्ड किया जाए। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना काम समझ के करें। जब अपना कोई काम समझ के करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर के लिए ग्रोथ का रास्ता खोलेगा। अरे यार ये कैसे होगा, ये काम तो मुझे आता ही नहीं, करो तो सही। आप करोगे तो आपके लिए क्या होगा, चेंजेस है ना, इज द रूल ऑफ नेचर। नेचर अगर अपने आपको न बदले तो वही पुराना चीज रहेगा। सरकार बदली, सरकार ने आके पूरे नियम कायदे कानून सब चेंज कर दिए, रूल्स पॉलिसी सब चेंज हो गया। वही भारत है ना, 2014 में वही मिलिट्री फोर्स है, वही लोग हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन, वही रिसोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है। बस सरकार बदल गई, सरकार आ गई, सरकार ने आकर के अपने नियम लगा दिए, पॉलिसी लगा दी। वही सरकार देखिए, आज देखिए देश हमारा डेवलप हो रहा है। एक समय जब बड़ी 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 जो कंट्रियां थी, हमारे कंट्री को देखना तक पसंद नहीं करती थी। आज की डेट ऐसी हो गई है कि सर सारी कंट्री हमसे बस सवाल जवाब करती हैं, साहब बता दीजिए वो क्या करना होगा इस मैटर पे। जिस विजिट के, जिस कम्युनिटी के, जिस यूनिट के हम हिस्सा नहीं है, वहां पे हमको बुलाया जाता है, जबरदस्ती बैठाया जाता है, सर साहब आप बैठिए, आपको डायरेक्शन दे दीजिएगा, आपके बिना तुम कुछ नहीं है। तो आज इंडिया को बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर रखा जा रहा है, फर्स्ट पर रखा जा रहा है। साहब आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, है ना?
जिस समिट में हमारा कोई नाम निशान नहीं होता वहां पे सर हमको बुलाया गया इधर चीफ गेस्ट की तरह, स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया, नहीं सब आप ही तो हैं सब कुछ। तो बच्चा ये बदलती ताकत है। तो जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेवलप करेंगे ना तो वो डिपेंड करता है। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्राइस होती है ग्रेटनेस की वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितनी जिम्मेदारी से आप चीजों को उठा सकते हैं, उसका सबसे बड़ा प्राइस वही है ग्रेटनेस का, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना जल्दी उठाते हैं, कितना ज्यादा उठाते हैं, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या कहता है समझिएगा, कि आप उन्हें प्रोवाइड करिए आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे आपने टीवी परचेस किया, स्मार्ट टीवी, तो अब आपको तो ऑपरेट करने आएगा नहीं, तो एक कंपनी जिसे आपने परचेस किया होगा, बंदा बोलेगा साहब ये आपका टीवी आपके घर पे पहुंच जाएगा 2 घंटे के भीतर में, हमारा एक आदमी भी आपके पास पहुंचेगा। वो आदमी क्या करेगा, वो आपके टीवी को प्रॉपर तरीके से सेटअप करेगा, इंस्टॉल कर देगा, आपको बता देगा किस तरीके से कैसे चलाना होगा। अभी डेली बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं ना घरों में, ऑनलाइन या किसी के थ्रू, जिनको जो भी ऑपरेटर थे, हमने उनको बोल दिया भाई हमें वाईफाई लगाना है। तो क्या वाईफाई आप खुद लगाते हो? नहीं, आप बस टू मेक पेमेंट, आप उसको पेमेंट करते हो। वो बंदा आएगा आपके घरों में, वाईफाई को सेट करेगा, प्रॉपर तरीके से लाइन लगाएगा, पूरा का पूरा तार खींचेगा, आपको डीटीएच का कनेक्शन देगा। वो सारा काम वो पूरी कंपनी करा रही है। वो क्या कर रही है, जब आपने किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस किया तो मतलब उसने सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप घरों वाईफाई कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, पूरा तार को खींचना, फिर आपकी गलियों से लेकर के बाहर जाना, जिस बॉक्स में लगाना होगा उसके लिए आपसे वो कोई चार्ज भी नहीं ले रहा है, क्योंकि वो सारे चार्जेस इंक्लूडेड हैं सब कुछ पहले से ही। तो सेल होने के बाद भी अगर आपको सर्विसेज मिल रही है तो इसका मतलब आपके लिए ग्रेटनेस है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अगला क्या है, टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद एवरी इसेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग वार्निंग्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या है, जो वार्निंग्स अवेलेबल हैं वो भी बताई जाए, जो हमारे पास जो इसेंशियली जो रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन भी हम कंपनी उनको प्रोवाइड करे। ये सारा का सारा जो काम होता है बच्चा, वो कौन करता है, वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। ये हमारी फर्म है, इन फर्मों का सबसे बड़ा काम रोल होता है कि अगर कस्टमर को कोई चीज ये नहीं पता कि हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या इसके प्राइस क्या है, इसके वैल्यूज क्या है, उसको मतलब उसको कैसे चेक करना होगा, तो ये सारी की सारी विजिबिलिटी, सारा पॉइंट, ये सब कुछ समझना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। कौन करेगा, ये सारा काम हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये करना ही पड़ेगा साहब, अगर आप नहीं करेंगे कस्टमर के लिए तो फिर आप मार्केट से बहुत लॉन्ग टाइम तक आप मार्केट में सर्वाइव करने वाले नहीं है। आपका बोरिया बिस्तर पैक होगा, सीधे आप निकल लेंगे भैया, जय सिया राम, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कस्टमर के बाद बच्चा आ जाते हैं एम्प्लॉयज। भाई जो कंपनी में दिन रात काम करते हैं, जो कंपनी के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल के बारे में समझते हैं, जो कंपनी के बेनिफिशियल के बारे में ही अच्छा सोचते करते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयज क्या कहता है, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स विथ टाइमली एंड रेगुलर सैलरीज एंड वेजेस रिस्पेक्टिवली। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इतना ज्यादा फल फूल रही है, कमा रही है, खा रही है, किसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे सर रीजन एक ही है कि आपका एम्प्लॉय आपके लिए बेटर काम कर रहा है। अगर वो एम्प्लॉय अगर आपके लिए बेटर काम कर, बेटर वर्क कर रहा है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बेटर आपको टाइम आपको दे रहा है, तो ऐसी हर सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि आप उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलर, पैसा मत बढ़ाओ ना, कोई बात नहीं, एक टाइमिंग के बाद बढ़ा देना। भाई ठीक है, मैंने तुम्हें ये टारगेट दिया, तुम ये टारगेट कंप्लीट कर लो, टारगेट कंप्लीट कर लो तो हमारा इतना % बढ़ा देंगे। आपने बढ़ा दिया, जो कहा आपने किया, लेकिन जो कहा जो किया उसका टाइम टू टाइम पेमेंट तो करो। तारीख होती है 20 तारीख को, पैसा दे रहे हो आप 28 तारीख को, इस 8 दिन के में बंदे का क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। जो लोअर क्लास और जो मिडिल क्लास के बंदे होते हैं वो हर एक दिन को प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट और मेजरमेंट करके चलते हैं। अगर 20 तारीख को उन्होंने माना तो 20 तारीख के हिसाब से उन्होंने पूरा टारगेट फिक्स किया हुआ है कि 20 तारीख को हाउस रेंट देना होगा, 21 तारीख को ये करना होगा, ये दवाइयां खत्म हो गई उसको लाना होगा, हाउस रेंट देना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होगा, सब कुछ मान के रखा। और जितना ज्यादा आप डिले करोगे ना बच्चा, उतना ज्यादा उस एम्प्लॉय की नजर में उस ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है वो सब डिम खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अगर आपको डेवलप करना, अगर आपको आगे बढ़ाना करना है तो उसके पीछे ऑथेंटिकली रीजन एक ही है, क्या कि जितना ज्यादा आप उनको रेगुलर सैलरी पेमेंट करिए और टाइम से सैलरी पेमेंट करिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, टू प्रोवाइड देम विथ अ गुड वर्क प्लेस एंड सेफ इन्वायरमेंट। अच्छा, जो बंदा जिस जगह पे काम कर रहा है प्रॉपर तरीके गुड वर्क प्लेस हो, ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट हो प्रॉपर तरीके से, मतलब वहां पे अगर मेल्स हैं फीमेल्स हैं हर जगह से, तो मतलब उनके काम करने का जो जरिया एफोर्डेबल हो, ठीक, कंफर्टेबल हो, अच्छे तरीके से काम कर सकें, अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकें, समझ सकें। जितना ज़्यादा वो कंफर्टेबल होकर रहेगा एम्प्लॉय, उतना ज़्यादा कंफर्टेबली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेटरमेंट काम करके देगा। ठीक है, अगला क्या कहता है, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज विद बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट। अच्छा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को बेटर इन्वायरमेंट के लिए डेवलप कराओ। बेटर इन्वायरमेंट मतलब अच्छा ये हो गया कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको लिए बेटरमेंट कैसे कर सकते हो। जैसे मैं आपको अच्छे अच्छे टास्क दूंगा, आपका प्रमोशन कराऊं, आपको क्या बोलता हूं,
आपको ट्रांसफर भी करता रहूं जहां जहां भी हो सकेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आपके लिए चलाता रहूं, तो मैं आपको एज मेक एज अ बेटर फ्यूचर के लिए आपको जनरेट कर सकूं, है ना, कि आप हमारे बिकम एक अच्छे खासे एक फ्यूचर मैनेजर के रूप में आप बन के काम करें। तो जब देखेंगे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं स्टार्टिंग में तो आप फ्रेशर होते हैं, धीरे 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 जैसे सच में आप काम करते रहेंगे, चैलेंजेस आएंगे, हर चीजों को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप एक परफेक्ट मैन बन जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस होल्डर। और फिर उस एक्सपीरियंस की पूजा हर जगह होती है, अरे भाई साहब एक्सपीरियंस वाले हैं, हमारी कंपनी में आ जाइए, हम आपके लिए इतना पैसा देंगे, हम आपके लिए इतना ज्यादा अमाउंट लगा देंगे। वो क्या है बच्चा, ये सब डिपेंड करता है इंप्लॉयज के लिए। सारा काम कौन करता है, जो हमारी बिजनेस फर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको करना होता है, या वो करते भी हैं। अगला क्या होता है, प्रोवाइड करिए द एम्प्लॉयज विद द बेटर करियर, अपन हो गया, प्रोवाइड करिए एम्प्लॉयज विद द जॉब सिक्योरिटी, अच्छा वो जॉब के लिए सिक्योर रहें, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी को भी डेवलप करें, ठीक, मतलब समझेगा कि प्रोवाइड, इनको प्रोविडेंट फंड पैसा हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, ये सब चीजें काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंपनी है, कोई बंदा है, एम्प्लॉय है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और जितना ज़्यादा वो बेटर तरीके से काम करता चला जा रहा है, तो अब उसके अंदर कुछ उसकी सोशल सिक्योरिटीज भी हैं, घर पे परिवार है, मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम, आपको पता है फिजिकली आदमी बहुत ज़्यादा तरीके से थक जाता है, फटीग हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में अच्छा वो कुछ सेविंग कर भी पाता होगा, नहीं कर पाता, उसमें लायबिलिटी फिर आपकी बनती है कि एम्प्लॉय के लिए उसके फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा रखा, जैसे गवर्नमेंट नहीं रखती है, आपकी सैलरी जितना जो भी हो, लेकिन आपको एक पॉइंट ऑफ वैल्यू जो होती है वो पेंशन के रूप में, फंड के रूप में गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और जैसे ही आप रिटायरमेंट लेते हैं तो जब पेंशन भी आपको देना शुरू कर देती है, ठीक है, आपके रिटायरमेंट के बाद से, प्लस आपको जो फंडिंग अमाउंट भी देगा, जो जिस दिन आप रिटायरमेंट लेंगे उस दिन आपको पूरा बकायदा आपका पैसा जो पूरा बचा हुआ था वो पूरा पैसा आपको गवर्नमेंट दे देती है। जैसे जितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनियां हैं, फर्म हैं, बिजनेस हैं, इन सबको भी लायबल होना चाहिए, इन सबको भी प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से अवेलेबल रहें कि वो उन सोसाइटल सिक्योरिटीज को भी डेवलप करें, उनका भी भला हो, उनके बच्चों का भी भला हो, उनके परिवार का भी भला हो, उस प्लस उनका प्रोविडेंट फंड वैल्यू लगाइए, ठीक है, ग्रेचुइटी पैसा लगाइए, पेंशन की अवेलेबिलिटीज कराइए, ये सारा काम बिजनेस फर्म का होता है। अगला क्या करता है, प्रोवाइड करिए प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दीजिए, उनके डेवलपमेंट हो, उनका प्रॉपर तरीके से उनका ग्रोथ डेवलप हो पाए, तो जितना ज्यादा ट्रेनिंग देंगे उतना ज्यादा मेकिंग एज अ बेटर फ्यूचर उनका डेवलप होकर बन करके आएगा, ठीक है। रिस्पेक्ट करिए उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के, जो फॉर्मेशन ऑफ यूनियंस हैं, जो एम्प्लॉयज के राइट्स अवेलेबल हैं, वो उनको चॉइस करने का उनको बिल्कुल आप राइट दीजिए। ये नहीं साहब कि नहीं हम ये नहीं करने देंगे, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं, सब करना पड़ेगा, सब कराना ही पड़ेगा। वो क्या है, तो रिस्पेक्ट होगा टू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, उनको अवेलेबल कराइए। भाई है ना, सबके पास ताकत है, कंज्यूमर फोरम बना हुआ है, एम्प्लॉयज फोरम बना हुआ है, राइट्स अवेलेबल हैं। आप मुझे बार बार एक्सप्लॉइट करोगे, आप मुझे बहुत परेशान करोगे, प्रेशराइज करोगे, भाई मेरे पास भी कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारी कुछ यूनियंस बनाई गई हैं, हम यूनियन में जाकर शिकायत कर सकते हैं आपके फर्म की, कंपनी की। इसलिए जितना ज़्यादा बेटर हो पाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियां होंगी, वो एम्प्लॉय के लिए बेटरमेंट करेंगी, तो उसका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलिए ये पढ़ लिया, आइए अगले पॉइंट पे आएंगे। ये कौन है बच्चा, अब देखिए कम्युनिटी। आप कहेंगे सर कम्युनिटी क्या हो गया, अभी तो पढ़े थे। देखो मैं, अगर आप आपकी फर्म है और मैं आपके फर्म से कोई सामान परचेस करता हूं, ठीक है, कोई सामान आपसे परचेस करता हूं, आप सामान लेन देन हम लोग का चलता रहता है, सब कुछ अवेलेबल है। और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा कि मैंने सामान लिया, आपने सामान बेचा, मैंने पैसा दिया, हम कस्टमर हैं, लेकिन मार्केट में वो और भी लोग हैं जो आपकी दुकान से सामान परचेस नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? अब अभी तक आपने जिसके बारे में पढ़ा था वो सबका कोई ना कोई इंटरलिंक आपसे कंपनी से था। जैसे सप्लायर आपको सप्लाई कर रहा है, इन्वेस्टर आपके में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओनर आपकी कंपनी का ही है, आपके सप्लायर हो गया, सप्लाई कर रहा है गुड्स का, जो आपका कस्टमर है वो आपके गुड्स परचेस कर रहा है, तो आपने गवर्नमेंट वो भी आपके लिए बेटरमेंट कर रही है, आपसे टैक्स पैसा वसूल रही है। तो अभी तक आपने उनके लिए सोसाइटल बेनिफिट्स किए हैं जो ऑलरेडी आपसे इंटरलिंक्ड हैं या तो इंटरकनेक्टेड हैं। अब उनके बारे में बताइए कि जो आपसे इंटरलिंक्ड नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप हैं सोसाइटी में, वो आते जाते आपको देखते हैं, लेकिन वो कभी आपकी दुकान पे चढ़े नहीं, कभी आप उनसे मिलने जुलने गए नहीं, तो उनके लिए क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या? वो भी तो भाई सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही हिस्सा है। तो उनके लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिएगा, मेंटेन करिए बैलेंस एक इकोनॉमी में और इकोसिस्टम में, प्रॉपर तरीके पैसे में और इकोसिस्टम में एक अच्छा खासा जनरेशन डेवलप करिए। बंदा वो हमारे कंपनी का हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन हम जितना ज्यादा बेटरमेंट करेंगे, जितना ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, उतना ज्यादा वो हमारे कंपनी के लिए क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकल के वो डेवलपमेंट का ही काम करेगा। जनरेट करिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप उसे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप जनरेट कर सकते हैं उस फर्म के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकें। जैसे आपने मान लीजिए कोई एक तरीके से बैकवर्ड, या अगर आपकी कंपनी का अगर कोई ऐसे हिली एरियाज है, ठीक है, आप इसका भी डेवलपमेंट कर सकते हैं।
अब यहां पे सर जो लोग ऑलरेडी आपकी कंपनी में क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, तो सर ऐसे लोगों को एज अ एम्प्लॉयमेंट में जनरेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो उनको एज हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार दे सकते हैं। तो ये सारा काम हमारी कंपनी, हमारी फर्म का होता है, करना चाहिए। अगला क्या है? प्रोटेक्ट करिए द एनवायरमेंट बाय कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ को, मतलब प्रोटेक्ट करें ना, हमारे वजह से वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम ना आने पाए, नेचर की ब्यूटी खराब ना होने पाए। हम व्हीकल्स चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, लैंड्स हमारे खराब हो रहे हैं, हमारी वाटर चीजें खराब हो रही हैं, ये सब हमारी कंपनी के लिए क्या है? लॉसेस हैं। अगला क्या है? प्रमोट करिए स्पोर्ट्स एंड कल्चर को, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कम्युनिटी के लिए बेटरमेंट लेकर के आइए। हेल्प करिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के वो जो दबे हुए लोग हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रिजर्व करिए सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज को एज सोसाइटी में, एंड प्रमोट करिए इन वैल्यूज को कि जितना ज्यादा हो सके उसको डेवलप किया जा सके। एंड प्रोवाइड करिए प्रॉपर असिस्टेंस इन एजुकेशन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा ऑफ सोसाइटी के लिए। एजुकेट कर सकते हैं क्या? स्कूल्स खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर आप जैसे अपने किसी स्कूल्स को ओपन कर लिया है ना, आपने जो हॉस्पिटल्स बनवा दिए, आपने शायद किसी पार्क को, जो पार्क है उसको रिनोवेट करा दिया, ठीक है, तो ये आपकी सब चीज़ें क्या हैं? एक तरीके से कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें सर वो लोग भी जा सकते हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सप्लायर नहीं है। तो इसमें सर लोग क्या है, सबको यहाँ पे निमंत्रण है, इन्विटेशन है। क्लियर है बात? चलिए डन, आगे बढ़े। चलो बच्चा, अगला पॉइंट क्या कहता है? बच्चा देखिएगा बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्शन क्या कहता है। भाई देखो, हम सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब भाई हम सोप बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, फ्रेग्रेंस बना रहे हैं, कई चीजों का यूज कर, तो क्या ये बिना केमिकल के यूज का होगा? अच्छा, केमिकल हमने यूज किया फॉर बेटरमेंट सोसाइटी के लिए ही किया, लेकिन अब वो केमिकल जो आया, उससे जो प्रोडक्ट बनी, उसके जो वेस्टेज वो तो खराब हुए। अब हम क्या करते हैं, अपने कंपनी में बचा के तो रखेंगे नहीं, उसको मड़वा के तो टंगवाएंगे नहीं, क्या करेंगे? उसको वेस्ट ही करेंगे। अब आपको ऑप्शन क्या बचता है? या तो उसको जमीनों पे डाल दो, दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास क्या बचा कि उससे जब पानी बहा दो। अब आप पानी में डालोगे, उसके जो केमिकल्स होंगे उससे क्या होगा? जो वाटर होगा, नदी, जो रिवर, वो गंदी हो गई। अब आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ गई? तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छाई करने की जगह में कभी कभी कुछ चीजें आपसे गलत हो जाती हैं, कुछ चीजें आपसे एक नेगेटिव बिहेवियर में चल जाती है, तो वो चीजें आपके पास, आपके संग नहीं होनी चाहिए। क्या कहता है समझ लीजिएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बड़ा एक सीरियस इशू है पूरे बिजनेस लीडर्स के बारे में, और डिसीजन मेकर्स को भी ये बात समझनी चाहिए, जाननी चाहिए क्या कि द टर्म एनवायरमेंट रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ मैन सराउंडिंग, जो हमारे आसपास घूमती है बेटा। हम जहां पे जिस जगह पे है ना, हर जगह पे क्या है, प्रॉपर तरीके से वहां हमारे पास अवेलेबिलिटी किस चीजों की है, उन चीजों से हमारे जो आसपास जो चीज चल रही हैं, जो चीजें डेवलप हो रही हैं, वो चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, क्या हो, या तो वो नेचर के थ्रू हो, या तो क्या हो जो मनुष्य द्वारा एक मैन मेड बनाई गई हो। एंड दिस सराउंडिंग आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रिसोर्सेज दैट आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन लाइफ। और हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे या उसके आगे कुछ ना कुछ जो हमारे पास वैल्यूज हैं, वो किस पे डेवलप काम कर रही हैं? वो इसी प्रोडक्शन पे काम कर रही हैं। हमारी वजह से कहीं नदियां तो गंदी नहीं हो रही हैं, हम अपने आप की फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा डिफॉरेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब पेड़ों जंगलों को काट पीट तो नहीं रहे हैं, हटा तो नहीं रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए चीजों को खराब तो नहीं कर रहे हैं। आप सब कुछ करो, गवर्नमेंट भी करना चाहिए, आप सब कुछ करो, लेकिन हर चीजों को ये चीज ध्यान में रखते हुए कि उससे हमारा इन्वायरमेंट खराब ना हो। पुराने जनरेटर चल रहे हैं, पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, डीजल और पेट्रोल्स हैं, उनसे जो निकलने वाली जो डस्टिंग है, जो डंपिंग, वो सब खराब हो रहा है, हमारी इन्वायरमेंट खराब कर रहा है। वाटर में सर गंदगी फैलाई जा रही है, वाटर प्लास्टिक्स जा रहे हैं, वो प्लास्टिक बाहर जो जीव जंतु, जो वाइल्ड लाइफ है, वो उसको खा पी रहे, उनको नहीं पता ना वो प्लास्टिक है, वो क्या है, वो तो हर चीजों में बस खाने का सामान को ढूंढेंगे, उससे भी उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो क्या हो गया, वो कंपनी के लिए नॉन बेनिफिशियल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो ये क्या, सोसाइटी को आप हार्म मत करिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब हो गया कि आपके अच्छे करने से इन्वायरमेंट पे कोई उसका प्रॉब्लम ना आने पाए, इन्वायरमेंट उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए, सोसाइटी हमारी बिल्कुल सेफ सिक्योर रहे, ठीक है। मैन मेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कल्चरल हेरिटेज हो गया, सोशियो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पीपल हो गए, तो वाइडली एक्नॉलेज दैट द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज रैपिडली डिटेरियोरेटिंग मेनली ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो कई सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमारे आसपास में है, जो चल रही हैं, जो दौड़ रही हैं, जो हर जगह डेवलप हो रही हैं, कर रही हैं ना, इनसे हमारी कंपनी को सीखना समझना चाहिए भाई कि हमारी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की वजह से, फैक्ट्री के डेवलपमेंट की वजह से, सोसाइटी में दो पैसे कमाने की वजह से हम सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होने पाए। वो उनका भी कुछ हम एक ऑप्शन ढूंढें भाई, क्या क्या कर सकते हैं, जिसे केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वो एक हाई यील्ड वैरायटी ऑफ गुड्स का हम इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से,
ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो चीप रॉ मटेरियल परचेस ना करने पाए, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें, जिससे एक तरीके से याद रखिएगा जिससे हमारा इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट रहे, बस हमें उन एक्टिविटीज को फॉलो करना है। ठीक है, बात क्लियर समझ में आपको आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब समझिएगा कि अब हमारे पास पॉइंट जो निकल के आता है वो क्या है, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए पहली बात कौन कौन से कॉजेज होते हैं, सबसे पहला हमारे पास एक है एयर पॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास कौन है, वाटर पॉल्यूशन, तीसरा हमारे पास कौन है सर, एज अ लैंड पॉल्यूशन है। अब तीनों थोड़ा पॉल्यूशन समझिएगा कौन कौन से इसमें पॉइंट आ सकते हैं। पहले किन की वजह से हमारा एयर पॉल्यूट होता है। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है सर, एक पॉइंट समझिएगा, जैसे सर हो गया बर्निंग वेस्ट, ठीक, पहली बात आपके तो निकल के ये हो जाता है। अगला क्या होता है सर, जो व्हीकल्स जो चलते हैं, ठीक, उसका पॉइंट हो गया। प्लस जो हमारे पास जो ओल्ड डीजल जो बेस्ड हमारे पास क्या है, जनरेटर्स हैं, उनकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, ओल्ड मशीनरीज जो होती है बच्चा, वो क्या करती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा तरीके से वो डस्ट फैलाती हैं। तो ओल्ड मशीनरीज की जो डस्ट होते हैं, ठीक है, इनके जो डस्टिंग हो गए, ये पॉइंट निकल के आते हैं। तो इन सब चीजों से एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। अच्छा, जो लोग फैक्ट्री में ऐसा काम करते हैं, तो समझिएगा कि जो फैक्ट्री से जो निकलने वाली जो डस्टिंग है, ठीक है, फैक्ट्री की जो डस्ट हो गए, ये सब क्या एक तरीके से, या इसको डस्ट कह लीजिए या इसको स्मोक कह लीजिए, ठीक। अब अच्छा, ये जो सब चीजें हमारी कंपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, वो कहीं ना कहीं तरीके से क्या कर रहे हैं, वो हार्म कर रही है ना सोसाइटी को। हम लोग ब्रीथिंग, हम लोग जो सांस लेते हैं, वो समाज में तो लेते हैं, सोसाइटी में तो लेते हैं, घर के अंदर भी लेते हैं। नहीं, सोचो कि जिन जगहों हम जा रहे हैं, जिस साइड हम जा रहे हैं, वहां पे आसपास में बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट एक तरीके से क्या है, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब हम स्मोकिंग, अब जो धुएं हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो हमारे ही अंदर आ रहे हैं ना, उससे क्या होगा, हमारी जो प्रॉब्लम होगी, जैसे हम लोग अभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर में हो सकती है, होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं जहाँ पे डस्टिंग बहुत ज्यादा है, जहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज्यादा है। ये हमारे थोड़ा सा क्या है, हमारी कंपनी के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक लॉस का ही ट्रांजेक्शन है। आई बात समझ में? तो इससे भी हमें थोड़ा बचना चाहिए। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या आता है, तो समझिएगा, जैसे वाटर पॉल्यूशन जो कंपनियां होती हैं, वो क्या, इसको तो आप यहाँ बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब पॉइंट समझिएगा। अब अगला क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए कुछ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होना ज़्यादा तरीके से। अब ये प्लास्टिक बैग्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको आप डंपिंग कर दे रहे हैं इन वाटर में, ठीक है। डंपिंग कहाँ कर रहे हैं आप, इन वाटर में कर रहे हैं, ठीक है, इन वाटर में आप कर दे रहे हैं। अब सोचिए इन वाटर, अब वाटर में भी आप उसको डाल दे रहे हैं, वो क्या है आपकी कंपनी के लिए खराब है ना, ठीक है। अगला क्या हो गया, आप जो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, आप जो प्रॉपर तरीके से केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, वो भी आप ऑलरेडी कहाँ पाएंगे, फ्लो करेंगे गंगा जी में, एक तरीके से नदी में ही करेंगे, जहां भी आपके आसपास में जो रिवर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास निकल के बन जाती हैं सर, जैसे अब देखिए हमारी कंपनी के बहुत सारे ऐसे वेस्टेज होते हैं, जैसे ये एक आपका प्लास्टिक बैग्स हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया सर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। अब आपकी भाई इंडस्ट्री भी तो है, उसके भी जो निकलने जो वेस्टेज हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं तो डालेंगे, कहीं ना कहीं तो उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे। वो चीजें सब कहाँ आ रही हैं, वो सब आपके वाटर पॉल्यूशन। अब उससे नदी गंदी होगी, आप केमिकल्स कहाँ होंगे, बहाएंगे, उस केमिकल्स कहाँ जाएंगे, सब नदी में जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं, लेक में जा रहे हैं, सब नेचुरल ब्यूटी सब कुछ खराब हो जाएगी। एक तरीके से हम एक दिखा तो रहे हैं कि सर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या करता है, लैंड पॉल्यूशन। इसमें बच्चे आप क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, आप उन्हें ऐसे ही फेंक देंगे। पहली बात, ऑन लैंड पे केमिकल्स आपको हो जाएंगे, लैंड पे भेज देंगे, आप वहां पे डंपिंग कर देंगे, ठीक। आप सोचिए उसके बाद बस क्या निकल के आएगा, अब जैसे आपने जो सीमेंट यूज किया, ठीक है, आप जो टाइल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप और जो अदर जो केमिकल्स आप जो यूज कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, वो सब की सब बच्चा की तरीके से क्या कर रहे हैं, वो आप कंपनी के लिए आप खराब कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस सब का पूरा क्या होगा, ऐसे जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, इसको याद रखिएगा, यहां पे क्या हो सकता है, जो कंपनी के लिए जो एक जो सॉलिड वेस्ट है, तो इस सब के सब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, हार्म करेगा ना। ये सब कॉजेज हैं किसके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के। तो अगर इन चीजों की पर पाबंदी लगा दी जाए, नई नई मशीनरी, जैसे होता क्या है, जो बर्निंग वेस्ट हम जला दी, जो कुछ केमिकल, जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे किसी यूज की नहीं, तो कंपनी उसको जला देती है, बर्निंग कर देती है, जला देती हैं। कुछ पुराने व्हीकल्स हैं, ठीक, उनको भी तो बंदी कर देना चाहिए। ओल्ड डीजल जो बेस्ड जो जनरेटर, अब कंपनी में लाइट चली गई, फैक्ट्री में लाइट, तो जो पुराने बेस्ड जो जनरेटर से जो बहुत ज्यादा जो धुआं स्मोक ज्यादा करते हैं, अब देखा होगा अपने घर के अगल बगल में जब कोई शादी ब्याह होता है, तो लोग जनरेटर लगा देते हैं, और जनरेटर का जो मुंह होगा वो सामने तरफ फेंक देंगे, लो भैया तुम जाओगे आओगे, तो वो जो जनरेटर जो धुआं होगा वो पूरा बकायदा आपके ही शरीर में, बॉडी में आ रहा है।
अच्छा, कुछ लोग बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम लोग होते हैं कभी कभी, जब शादी थी घर के अगल बगल में होती थी तो एक धर्मशाला है, तो वहाँ पे हम लोग जब खड़े होते रहे तो जनरेटर का जो धुआं स्मोक था वो बड़े अच्छा लगता था, है ना। तो बचपन में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि सर कि वो उस समय तो अच्छी लग रही है, लेकिन इनके बाद में क्या होगा, वो हमको हार्म करेगा ही, खराब करेगा, क्या करेगा। जैसे फैक्ट्री की कुछ डस्टिंग हो गई, ठीक है, ओल्ड मशीनरीज कुछ उनके जो डस्ट हो गए, तो बच्चा ये जो सब चीज़ें हैं ना, ओल्ड मशीनरी डस्ट कह लीजिए या इसको स्मोक भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी जो भी सब हमारी है, वो सब हमारी सोसाइटी को हार्म कर रही हैं। इनके ऊपर अगर प्रोटेक्शन कर दिया जाए, अगर इनको प्रॉपर तरीके से हाथ में ले लिया जाए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा दी जाए, तो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल, वो हमारी कंपनी के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। अगला क्या है बच्चा, प्लास्टिक बैग्स आप जो डंपिंग कर दे रहे हैं वाटर में, केमिकल्स आप जो बहा दे रहे हैं, जो फ्लो कर दे रहे हैं, केमिकल्स का फ्लो होना, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आप उससे भी सोच रहे हैं कहीं ना कुछ हुआ है, बहा दो नदी में, चल जाएगा, निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तरीके से आप वाटर भी तो गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब वो वाटर कहीं ना कहीं तरीके से फर्टाइल होकर के और कई तरीके से उसको अच्छा बना करके उसको दूसरों घरों में पानी भेजा जा रहा है, लोग उसे यूज कर रहे हैं, गंदा पानी हो गया, तो गंदा पानी क्या करेगा, जब लोग पिएंगे तो ऑलरेडी बीमार पड़ेंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम इश्यू हो जाएगा। तो सोसाइटी में एक तरफ तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसके जो बनाए गए जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सब आप मार्केट में फेंक दे रहे हैं, सब आपके लिए खराब हो जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है, जो केमिकल्स आप जो लैंड डंपिंग्स में डाल दे रहे हैं, सीमेंट टाइल्स यूज कर रहे हैं, वो ऐसे ही फेंका हुआ है, ठीक है, आपकी जमीनें खराब हो रही हैं, तो ये सब लैंड पॉल्यूशन खराब हो रही है। केमिकल्स लोग जमीनों पे बहा देते हैं, खराब कर देते हैं, जमीनों पे प्रॉपर तरीके से कुछ वेस्टेज बनाकर उस पर आग लगा देंगे, तो सर वो जगह जमीन जो है वो खराब हो रही है, वो बिल्कुल एक तरीके से लॉस में जा रहा है। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए, उन चीज़ों से थोड़ा सा एक फ्रूटफुल रिलेशन बनाएं, उसमें कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, कुछ ऐसी पॉलिसीज को, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स को अडॉप्ट करें जो कंपनी के लिए फ्रूटफुल और अच्छा निकल के आए, ठीक है। चलिए अब आइए बच्चा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल भाई क्यों जरूरी है। देखो बच्चा, सबसे पहली बात समझेगा, आप कह रहे हैं ना कि सर अगर वो काम फर्म कर रही है, कंपनी के लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनके पीछे उसके रीजंस क्या हैं, क्या वो नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, क्या बिल्कुल होगा साहब, क्यों नहीं होगा। पहला है सर सेफ्टी के लिए इंश्योरमेंट, अगर सेफ्टी हो जाएगी बच्चा तो लोगों को जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो एक तरीके से कभी कभी आपकी जो एक इकोनॉमिकल कभी कभी प्रॉब्लम भी आपकी हो जा रही है, उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, तो सेफ्टी कई तरीके से आपके पास निकल करके आएगी। तो जब आप प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को, प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज़ों को, तो इकोनॉमिकली अब सोचिए कि ज़्यादा महंगा आप केमिकल्स बना रहे हैं, अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है आप उनको प्रोड्यूस करिए, आप उनको लेकर के आइए, उससे क्या होगा, उससे आपके लिए बेटरमेंट निकल के आएगा, उससे आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल रिलेशन होंगे। तो ये जो सब चीजें बच्चा ये डेवलप करती हैं कि आप जितना ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए सोचेंगे, इन्वायरमेंट भी आपकी उतना ज्यादा सोचेगी। तो जितना ज़्यादा हम अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट भी हमें क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, हमें सेव करेगी। क्या लिखा होगा, तो पहली बात आपकी सेफ्टी के लिए। अगला क्या बच्चा, इकोनॉमिकल लॉसेस आपको सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। आप हैवी केमिकल्स को आप यूज़ करते हैं, उन्हें बहाते करते हैं, तो क्यों ना सर कुछ हम ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करें, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करें, ठीक है, जो आसानी से इक्वल मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन कम इस्तेमाल हो, प्रॉपर तरीके से वो हर लोगों तक पहुंचा जा सके। तो जो आपकी कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, बर्निंग जलाने से करने से, वो उससे क्या होगा, आप इकोनॉमिकल लॉस से भी आप अपनी कंपनी को बचा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं। अगला क्या है, नेचुरल ब्यूटी। अब हमारे ही तरीके से क्या हो रहा है, जो देखिए जो रिवर्स हैं, ठीक है, जो लेक्स हैं, ठीक है, और जो हमारे पास जो सी है, वो सब खराब कौन कर रहा है, हम ही तो कर रहे हैं सर, क्योंकि सबको पूरा वेस्टेज करके वो कहीं ना कहीं जाके तो बैक में मिलेगा तो वहीं पे। अब ये नेचुरल ब्यूटी हमारी खराब हो रही है। अच्छा, हम डिफॉरेस्ट भी कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं सर, जब पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, पौधे नहीं लगा रहे हैं, ग्रीनरीज नहीं कर रहे हैं, अब एक तरीके से ये सब चीजें जो उनकी वनों का ना फॉरेस्ट की कटाई छटाई जो करते हैं वो सब आप कर रहे हो। तो जब धीरे धीरे इन्वायरमेंट में आपके जब ये नेचुरल ब्यूटी ही नहीं रहेगी तो सब उनको खूबसूरत बना के आप करेंगे क्या, और किसे खूबसूरत बनाएंगे। तो प्रोटेक्ट करें ना हम, अगर मेरा काम किसी पेड़ को काटे बिना हो सकता है तो हम उस पेड़ को काटने के ऊपर अपना ज्यादा मेहनत क्यों लगाएं, हम उसकी जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लें। हम लोगों ने तो इतने इतने अच्छे अच्छे लोगों को भी देखा है सर कि जो अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स के बीच में अब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जमीन उनकी वहीं पे है, ध्यान दिया नहीं, बचपन से वो पेड़ बड़े बड़ा बड़ा वो बड़ा पेड़ बन गया। अब कुछ लोग जो दिमागदार लोग उन्होंने क्या किया कि अपने घर, उस घर को हटाया बढ़ाया नहीं, उस पेड़ को नहीं हटाया, उस पेड़ के आर्किटेक्चर को ही रखते रखते उस पेड़ के अंदर से ही बकायदा भवन बना दिया, अपना बिल्डिंग बना दिया। सोचिए कि अच्छा मैसेज देखे गया ना कि बिना किसी पेड़ को कटाए छटाए क्या हुआ, उसी के अंदर अपना एक बकायदा मकान बना लिया। ठीक, अब वो मकान के अंदर वो पेड़ों का भी आनंद लेंगे, मकान के अंदर से प्रॉपर तरीके, तो पेड़ भी हमारा स्वस्थ अच्छा रहा और प्रोटेक्ट हो गया, और हमारा जो घर मकान वो भी हमारा बन गया, किसी को हटाना पड़ा नहीं पड़ा। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स पे हमको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
हेल्दी लाइफ के लिए भाई जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, वाटर पियेंगे तो एक हेल्थ इशू हमारे पास आ जाएंगी, बहुत तरह की जो प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम से हमको सॉल्यूशन मिल सकता है जब हम किसी इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट को बचा करके बना के रखेंगे, तो हमारी कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। एंड लास्ट क्या कहता है, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और जब आप इन चारों चीजों को बच्चा फॉलो कर लेंगे तो आपकी जो लाइफ क्या होगी, वो प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल लाइफ में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। जितना ज्यादा कंफर्ट करेंगे, जितना ज्यादा प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, उतना ज्यादा वो आपके लिए क्या होगा, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप फॉर सोसाइटी से वो आपके लिए बेटरमेंट दिखा के देगा। क्लियर है बात? चलिए बच्चा, ये आपका हमारा क्या हो गया, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, इतना पॉइंट पढ़ लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चा, अब देखिए रोल ऑफ बिजनेस हमारे पास क्या, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए समझेगा हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनीज को। पहला पॉइंट है, इंश्योरिंग दैट ऑल डिविजन्स एंड वर्कर्स शेयर द एंटरप्राइजेस कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जो हमारे कंपनी के बॉस लोग हैं, अगर हम लोगों को प्रॉपर तरीके से क्या दिया हुआ है कि एक ये कवर करके दिया हुआ है कि नहीं भाई, जो देखिए पहले इंश्योर करिए जितने सारे जो वर्कर्स हैं एंटरप्राइजेस के, वो एंटरप्राइजेस के कमिटमेंट पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा काम करें। जैसे प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चर नहीं करना है, नहीं बनेगा, ठीक है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, तो हम हमारी कंपनी, हमारे कंपनी के लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे बंदे, सब बंदा उसी पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी कंपनी एंटरप्राइजेस का कमिटमेंट है। क्योंकि हमेशा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमें इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है, नेचुरल ब्यूटी को डेवलप करना है, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। तो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी करो, लेकिन उसके संग संग में सर नेचर को भी प्रोटेक्ट करके रखो, जिससे इन्वायरमेंट खराब ना हो जाए। इन्वायरमेंट अगर खराब हो गया तो आप सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल करिए चाहे ना करिए, कोई मतलब उसका नहीं रहेगा। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब है। अगला पॉइंट है, डेवलपिंग कुछ स्ट्रिक्ट पैटर्न्स फॉलो करिए, प्रोग्रामिंग्स बनाइए अपनी कंपनी के लिए, जो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स का यूज करेंगे, जो यूटिलाइज करेंगे वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग साइंटिफिक जो वेस्ट डिस्पोजल है, उसमें कुछ साइंटिफिक तरीके से उन वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है एंड उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस में डाला जा सकता है, ठीक है। हम देखा होगा अब प्लास्टिक को प्रॉपर रिसाइकिल कर दिया जा रहा है, या बहुत सारे ऐसे हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे उसके एक साइंटिफिक तरीके से उसके प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो हमको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। इंप्रूविंग करें, स्टाफ के स्किल को डेवलप करिए कि वो किस तरीके से पॉल्यूशन को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा काम होगा। देखो बच्चा, ये बात बताऊं, अपनी जिंदगी में होने वाले किसी भी चीजों के लिए केवल जिम्मेदार आप ही हैं। अपनी जिंदगी में होने वाले किसी भी चीजों के लिए जो भी चीज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके जिम्मेदार केवल आप हैं। और इस बात को जितना जल्दी आप मान लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हम हर चीजों का दोष किसी दूसरों के ऊपर आरोप नहीं मढ़ सकते कि नहीं तुमने, तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से नहीं। आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में होने वाले हर एक पॉजिटिव का, निगेटिव का रिस्पॉन्सिबल केवल आप ही हैं। और इस बात को एक्सेप्ट कर लेने में ही हमारी भलाई है। क्यों? इस बात को हम जितना ज्यादा एक्सेप्ट कर लेंगे जल्दी में, उतनी हमारी लाइफ और ज्यादा ईजी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। आई बात समझ में? इसलिए कहा जाता है कि सोसाइटी में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं, निभाइए, लेकिन अगर आपकी वजह से अगर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं आ पा रहा है तो रिस्पॉन्सिबल आप हैं। तो इसको आप लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, चाहे उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में इंप्लीमेंट करिए। अगला क्या है, अडेरेंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉल्यूशन। अब गवर्नमेंट ने कई सारे पॉल्यूशन कंट्रोल को करने के लिए रूल्स बनाए हैं और रेगुलेशंस बनाए हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। क्या करिए? इसको आप लिख सकते हैं कि फॉलो टू द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो प्रॉपर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे पॉलिसीज बनाई है, प्रोसीजर बनाए, आप उनको फॉलो करिए, उसको इंप्लीमेंट करिए। अगला क्या है, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम। जैसे गवर्नमेंट ने कई तरीके से प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, जैसे रिवर की सफाई करना है ना, स्वच्छ भारत मिशन को ज़्यादा डेवलप करना, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, या ट्री प्लांटिंग करना, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करना, जो हैजार्डस जो मटेरियल्स हमारे पास हम लोग यूज करते हैं, मैनेजमेंट करना, उन चीज़ों को कुछ गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए। इन हर चीज़ों पे हमारा पार्टिसिपेशन अगर होगा तो हम पॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? बहुत हद तक उनको प्रॉपर तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मैनेजमेंट की सबसे अच्छी खासी पावर हमारे सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट कहता है बच्चा कि ऑर्गेनाइज करिए एजुकेशनल सेमिनार्स लगाइए, कुछ ट्रेनिंग मटेरियल्स दीजिए। किसके लिए? शेयर जो करें अपने टेक्निकल नॉलेज को, एक्सपर्टाइज को विद सप्लायर के संग में, डीलर्स के संग में, कस्टमर के संग भी, इन ऑर्डर टू गेट देम टू पार्टिसिपेट इन पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। तो पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाइए,
जो बड़े बड़े जो टेक्निकल्स हैं, जो बड़े बड़े जो आपके सीनियर्स हैं, वो अगर उनके पास अच्छी नॉलेज है जिनको शेयर करके हम लोग को एक सेमिनार हम लोग के लिए अटेंड करा दें, हम लोग को वो कुछ बताएं कि क्या क्या हमारे लिए डूज हैं, क्या हमारे लिए डोंट्स हैं, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हमारी कंपनी में रखना, उसको ऑब्जर्व करना, ये हमारे कंपनी का एक तरीके से ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का रोल कहलाता है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे तो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा और सोसाइटी के लिए हम अच्छे तरीके से क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। कंपनी क्या कहती है, अब सर आइए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या होता है। भाई देखो, एथिक्स मतलब वो देखो एथिक्स, हम आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, ये एथिक्स है। आप हमसे अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, ये भी एथिक्स है। हम दोनों मिलकर समाज सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो एथिक्स है। हम आपको रीजनेबल प्राइस पे गुड सप्लाई करके दे रहे हैं, एथिक्स है। हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपके होने वाले किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए, वो एथिक्स है। आपके सामने एक एथिकल बिहेवियर डेवलप कर रहे हैं, वो एथिक्स है। सब कुछ एथिक्स है। ठीक, अगर आप हमारे पास आते हैं और आपको ये नहीं पता कि हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं आपको हेल्प करूंगा और मैं बताऊंगा सर कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है, नहीं करना है, एथिक्स है। कभी कभी एथिक्स फॉलो ना भी कर पाए तो उसके लिए हमको कोई पनिशेबल नहीं होगा। जैसे कुछ एक दो चीजें ऐसी हो जाती है, कभी कभी आ जाती हैं कि डूज एंड डोंट्स बताने का जो काम होता है वो हमारा एथिक्स कहता है। ठीक है, अगर मेरे सबसे बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, वो एथिक्स है। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है, वो एथिक्स है। सब कुछ एथिक्स है। लेकिन एक लॉ होता है, लॉ में कहता है सर लॉ हम पनिशेबल है सर। पनिशेबल मतलब अगर मैंने तुम्हें जो बताया और तुमने उसको फॉलो नहीं किया, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, तुम्हें फाइन लगाएंगे। एथिक्स कहता है भाई ऐसा कोई मेरे पास सिस्टम नहीं है। आप अगर अपना कोई बिहेवियर अच्छा खासा नहीं भी करते हो तो इसका नहीं। अब कुछ सोचिए, कोई दुकानदार है, ठीक है, कुछ उसके पास कस्टमर आए परचेस करने सामान, आधी घंटे 1 घंटे से लगातार वो सामान परचेस किए, ठीक है, और देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, परचेस नहीं मतलब देखा, सामान देखा और उनको समझ में नहीं आया, बोले साहब नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, अब वो उठ के जाए। अब सोचिए आधी घंटा तक उसने उस दुकानदार का पूरा माथा खाए, सारे कस्टमर ने। अब दुकानदार क्या करेगा, कुछ बोलेगा, टॉन्ट कसेगा ना, जब नहीं लेना था तो क्या जरूरत थी, इतना पाप होता है, वो समझ में आपको नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये क्या बचा, ये एथिकल बिहेवियर नहीं है, ये अनएथिकल बिहेवियर है, लेकिन है एथिक्स। तो इसमें क्या हम उसको डंडे मारेंगे या वो हमें डंडा मारेगा, क्या नहीं ना। क्या हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, क्या हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, क्या नहीं। तो इसमें हम एक माफ है। लेकिन गवर्नमेंट कह दे कि अगर कोई चीज 35 की है और आप उससे अब वो 35 की आपको सेल करनी है और हम उसको 40 में सेल करें, तब सर हमारे खिलाफ क्या हो सकती है, FIR हो सकती है, कंप्लेन किया जा सकता है। तो लॉ में पनिशेबल है, लॉ में हमारे पास क्या है, एक पनिशमेंट हमको दी जा सकती है। ठीक है, क्या क्या समझिएगा। These norms, values, ethical and unethical practices are the principles that guide a business. बिजनेस को गाइड करते हैं। और बिजनेस एथिक्स बच्चा रेफर्स करता है टू द कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स को, प्रिंसिपल्स को, सेट्स ऑफ वैल्यूज को दिखाता है, नॉर्म्स को दिखाता है, दैट गवर्न द एक्शंस एंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सारे जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं उनके बिहेवियर को भी दिखाता है। हमें किससे कैसे बातें करनी है, कैसे बोलना होगा, हमें सिखाया जाता है। जैसे बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो फर्म होती हैं, वहाँ पे सबको एक एथिकल बिहेवियर डेवलप होना सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे लोगों से ट्रीट करनी है, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है। देखा कॉल सेंटर वालों पे आप उनको कितना भी गाली दीजिए, लेकिन वो आपसे रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे। वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके बताया गया है, वो एथिक्स है। आप उन्हें गाली देते हो, कभी कभी गुस्से में हम लोग संग कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है और हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो कॉल सेंटर वालों को गाली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में होता क्या है, वो आपकी सारी बातों को पेशेंस से सुनते हैं। क्या उनको गुस्सा नहीं आता होगा, सब आता होगा, लेकिन वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। वो एथिकल नहीं। तो हमारा जो बिहेवियर वो उनके लिए अनएथिकल है, लेकिन उनका जो बिहेवियर हमारे लिए वो एथिकल बिहेवियर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो क्या कहता है समझिएगा सिंपल में, टू प्रोवाइड द कस्टमर विथ ट्रू इन्फॉर्मेशन, हमको ट्रू इन्फॉर्मेशन दें रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में। जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें हम प्रॉपर तरीके से उसके बारे में उनको नॉलेज दें। ठीक, उन्हें बारे में बताएं कि भाई कंपनी का मेन प्रोग्राम्स क्या है, कंपनी के मेन वैल्यूज क्या है, कंपनी का मेन सिस्टम क्या है। हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, रखना, ये सारा काम एथिकल बिहेवियर हमारे अंडर में आता है। उनको हम अलाउ करें कस्टमर को टू मेक फ्री चॉइस। जबरदस्ती ये न थोपे, नहीं साहब ये लीजिए, साहब यही परचेस करिए, सर ये लीजिए ना, भैया ये नहीं लेना है। कस्टमर को जो अच्छा लगे, आप कस्टमर को हर चीज़ दिखाइए जो कस्टमर को अच्छा लगे, जो कस्टमर के पास टू मेक फ्री अ चॉइस उसके पास होनी चाहिए कि जिसको मन करे, जैसा मन करे उस चीज़ को चॉइस कर सकता है, उसका यूटिलाइज कर सकता है। डन, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। आप उन्हें क्वालिटी बेसिस प्रोडक्ट मार्केट में दीजिए, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है, मतलब आप उनके संग ब्लैक मार्केटिंग न करिए। ठीक, होता है ना, कभी कभी लोग होते हैं सर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ठीक, उनके संग ऐसा करप्शन वाला सारा काम भी सर ऐसे होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे चीज जो से हमको बचना चाहिए, हमको बचना चाहिए, मतलब एज अ फर्म को ऑर्गेनाइजेशन बचना चाहिए। ये नॉन एथिकल बिहेवियर में आता है या अनएथिकल बिहेवियर में आता है, और ये सब चीज़ें बच्चा किस में आती हैं, एथिकल बिहेवियर में आती हैं।
आप इसके बाद देख लीजिए और फटाक से हम लोग क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक एक तरीके से ये काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चा समझ लीजिए, अभी हमने बात किया लॉ के बारे में, हमने बात किया एथिक्स के बारे में। समझिए लॉ कहता है सर कि आपको हमारे रूल्स फॉलो करने हैं, आपको हमारे रेगुलेशंस फॉलो करनी है, हमारे प्रिंसिपल्स जो हमने बनाए गए आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जो अथॉरिटी ने बनाया हुआ है, अगर आप उन्हें रेगुलेट प्रॉपर तरीके से अपनी कंपनी के अंदर फॉलो नहीं करते हैं सोसाइटी के लिए, और आप सोसाइटी से अनएथिकल बिहेवियर करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ठीक है, वहां पे आप एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, करप्शन करते हैं साहब, तो फिर वहां पे जब बस कानून का डंडा वहां पे सर चालू, अब फिर कानून का डंडा जो होगा सर चलेगा बढ़िया तरीके से, और वो क्या करेगा, फिर आपको पनिशमेंट देगा। अब डंडा चले ना चले लेकिन आपको पनिशमेंट तो मिलेगी, फाइन तो आपको लगाया जाएगा। तो मेंटेन करना है ऑर्डर को, प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल्स के राइट्स को, ठीक है, प्रोवाइड करिए एक फ्रेमवर्क दीजिए कि क्या किस तरीके से हम उनके डिस्प्यूट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके कंफ्यूजन्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। इन हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखना, अरेंज करना, समझाना, रखना, ठीक है। एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। तो लॉ जो होता है बच्चा, एक इसका क्रूशियल रोल होता है, वो आपकी शेप करता है किसको, सोसाइटल वैल्यू को, आपके पॉलिटिकल वैल्यू को और आपके इकोनॉमिकल वैल्यू को, तीनों को प्रॉपर तरीके से समराइज करना, रखना, जाना, इस सारा काम कौन करता है, लॉ करता है। तो लॉ की अच्छी खासी गाइडेंस होती है, लॉ का अच्छा खासा पूरी वैल्यू होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, एथिक्स क्या कहता है। एथिक्स पढ़ी लिए, समझ लीजिएगा। एथिक्स जो बच्चा डिराइव किया गया है वो ग्रीक वर्ड एथोस से मिलकर बना है। मीनिंग इसका मतलब होता है आइडियल्स, इसका मतलब होता है नॉर्म्स, मॉरल्स या कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, या किसी इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का बिहेवियर, उसका नेचर, किस तरीके से हम सोसाइटी के लिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ मॉरल बिहेवियर एंड डिफाइनिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत, इस चीज को बताने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो हमारे एथिक्स का होता है। तो एथिक्स हमको बताती है कि भाई हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या गलत है। ठीक है, फिर जज करना उसको इस बेसिस के हिसाब से कि हमारे पास क्या स्टैंडर्ड थे, हम मॉरल कंडक्ट को फॉलो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और स्टेब्लिश करते हैं सोसाइटी में एक अपने अच्छे खासे बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, एथिक्स सीन कैन बी सीन, देखा जा सकता है एज मॉरल वैल्यूज अटैच्ड बाय सोसाइटी टू द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। भाई देखो, मैं तुमसे किस तरीके से बिहेव कर रहा हूं, आप मुझसे किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, हम लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना, रखना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारा जो काम होता है किसका होता है, हमारे भाई साहब का होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग्स होते हैं दैट दे कैन बी सीन एज कोड्स एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एज दे सर्व एज अ ह्यूमन एंड्स। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एथिक्स में आप अगर कुछ गलत कर देते हो एग्जांपल के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ कोई पनिशेबल नहीं है, इसमें उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन लॉ में एक क्रूशियल उसका रोल होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उनके रूल्स, बनाए गए पॉलिसीज को, फ्रेमवर्क को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या है, पनिशेबल है। ठीक है, चलिए ये हो गया, आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या है हमारे पास है, कुछ ये हम लोग का लास्ट पॉइंट भी होने वाला है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के। पहली बात, इसमें हमारे पास बचा एकदम 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। पहली बात, जो कमिटमेंट, जो मैनेजमेंट होगा, जो मैनेजर होगा, वो हमें कमिट करके बताएगा क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मतलब हमें क्या हमारे एज अ डूज होंगे, ठीक, और क्या हमारी कंपनी के लिए क्या है, हमारी कंपनी के लिए डोंट्स है, मतलब क्या काम करना है या क्या काम में नहीं करना है। ये सारा काम कौन बताएगा, हमारा कमिटमेंट, मतलब जो हमारा जो टॉप लेवल बंदा बैठा हुआ, मैनेजमेंट बैठा हुआ, हमें बताएगा, हमें एजुकेट करेगा, क्या करेगा, हमें एजुकेट करेगा, हमें एज अ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाएगा। ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शन देगा, क्या देगा, हमें इंस्ट्रक्शन भी देगा, हमें प्रॉपर तरीके से वो मोटिवेट भी करेगा, क्या करेगा, मोटिवेट भी करेगा, हर चीज बताएगा, हमारे बिहेवियर को डेवलप करने का जो काम करेगा वो हमारी टॉप मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट होती है वो करती है। तो जैसा भाई टॉप मैनेजमेंट बोलेगी उस तरीके में काम करना है फॉर कंडक्टिंग बिहेवियर के लिए। कंपनी में कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे, क्या नहीं होंगे, काम कौन बताता है, हमारा कमिटमेंट जो टॉप मैनेजमेंट होगा वही बताएगा ना, कि हमें किससे लोगों से कैसे बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी होगी, सारा जिम्मेदारी किसकी होती है, टॉप मैनेजमेंट का। प्रॉपर तरीके से हमें कोड फॉलो करते हैं। कोड का मतलब बच्चा होता है कि मतलब क्या हमारे लिए क्या है, व्हाट्स हमारी कंपनी के लिए राइट है, ठीक है, और क्या हमारी कंपनी के लिए एज अ रॉन्ग है। ये सारा काम एक पब्लिकेशन कोड होता है। आपने देखा होगा एक तरीके से कोड को भी फॉलो किया जाता है। जैसे कोड फॉलो करने का मतलब आप ये मान लीजिए एक एथिकल कोड मान लीजिए, हमारी कंपनी कुछ होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम ठीक हमारी कंपनी चल रही है सर, तो हम उसे चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कुछ कंपनियां हैं भाई बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना, हमारे यहाँ नो बार्गेनिंग, ठीक है, हमारे यहाँ बस क्या है कि मतलब ये सब लिखी हुई है, मतलब ठीक है कोई बार्गेनिंग नहीं हमारे पास होगा। एक चीज़ें, अब बिका हुआ माल हम रिटर्न नहीं करेंगे। अब इससे वो क्या देख रहा है कि प्रॉपर तरीके से बहुत सारे कस्टमर आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे हट रहे हैं।
तो आपने प्रॉपर तरीके से अपनी कंपनी के लिए पब्लिकेशन ऑफ कोड लगा दिया। कोड मतलब कि उसको फॉलो करना ही करना है, वो भी अच्छे वे में फॉलो करना है, गलत वे में फॉलो नहीं करना। अब रिटर्न नहीं करोगे, बंदा घर पे गया जाके देखा वो एक तरीके से डिफेक्ट है, वो वापस नहीं करेगा, आप उसे वापस नहीं करोगे ना, तो एक तरीके से आप भी तो गलत बिहेवियर करो, अनएथिकल करो, तो एथिकल बिहेवियर करो। और कस्टमर, जो बंदा कस्टमर बार्गेनिंग नहीं किया वो कस्टमर ही क्या है कि नहीं, उनको भी देखता। अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंट्स मैकेनिज्म, प्रॉपर तरीके से न्यू मशीनरीज को इस्तेमाल करिए। प्रॉपर मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म का सेफ्टी सिक्योरिटी का फोकस करिए, ध्यान रखिए, कैमरास को देखिए, ऑडिटिंग करिए, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपके पास एक कंप्लेंस, एक मैकेनिज्म आपके पास रहे कि मतलब किसी डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो होगा डिस्प्यूट सॉल्विंग करना। ठीक, एक आपके पास हो गया एज ऑडिटिंग की चेकिंग करना, तो ऑडिटिंग किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, ये सब इसके अंदर हमारे पास डेवलप हो सकता है, आ सकता है, बोले बताया जा सकता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग क्या है, एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, सब बंदों को लेकर आओ, उनके इनिशिएटिव को देखा जाए, तो उनके इनिशिएटिव प्रोग्राम्स को चलाया जाए। ठीक है, उनके संग बैठ के प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, एज अ मीटिंग खेला जाए, और मीटिंग करिए और मीटिंग करिए, मीटिंग ही मीटिंग हो रहा है, मीटिंग ही मीटिंग चल रहा है ना, उसको करिए। तो एम्प्लॉयज जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आपके, किसके लिए, एम्प्लॉय मीटिंग लीजिए। ठीक है, किसी प्लान पर डिस्कशन करना है तो कोई प्लानिंग डिस्कशन करना होगा, तो उसके ऊपर भी कंपनी प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है। ये सब का सब बच्चा आपके एथिकल पॉइंट में आता है, सब आपके बिजनेस एथिक्स के क्या है, एलिमेंट्स हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या करता है, जो चीजें हमने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है उसका हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। रिजल्ट मतलब हमारा जो पॉजिटिव है, ठीक है, नेचर, या हमारा जो निगेटिव है, अभी भी हमारे साथ जो रिस्पॉन्स है मार्केट में वो कैसे आ रहे हैं, वो मतलब हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं या हमारे निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इसको भी देखना। तो पॉजिटिव रिस्पांस को भी मेजरमेंट करना और निगेटिव रिस्पांस को भी मेजरमेंट करना। निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना होगा, काम करना होगा। और निगेटिविटी अगर हमारे पास है तो, और पॉजिटिव हमारे पास है तो उसके ऊपर हम और ज्यादा बेटर डेवलपमेंट करें कि जनता का, कस्टमर का, कम्युनिटी का, गवर्नमेंट का, इन्वेस्टर्स का बिलीव हमारे ऊपर आए। तो जितना ज्यादा हम आपके लिए एथिकल बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें करना चाहिए। बता देखो, जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सबको निभानी चाहिए, सबको करनी चाहिए। आपके घर में 2 पंखे लगे हुए हैं, एक पंखा लगातार चल रहा है, एक पंखा बिल्कुल खाली बैठा हुआ, वो नहीं चलता, वो पंखा साफ है। लेकिन जो पंखा चलेगा वो सारे आसपास के जो डस्टिंग होगा, डस्ट होगा, स्मोक होगा, उसको अपने पर खींचेगा और अपने आप को पंखा गंदा कर देगा। जब कोई बाहरी लोग आपके घरों में आएंगे ना, देखेंगे तो वो देखेंगे क्या, कह रहे यार देखो ये पंखा कितना साफ है, ठीक है, ये पंखा बहुत गंदा हो गया। अब जो साफ है उसके ऊपर उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि वो साफ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो गंदा हो गया उसको क्या बोला जाएगा, अरे भाई इसको भी साफ कर लिया करो उसकी जैसे। अब उसकी हमको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमको उसका एग्जांपल दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं, यूजलेस है। भाई जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, रिजल्ट उसका आएगा ना। जो काम करेगा उसको पता लगेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा नहीं संभालेगा। हम घर बैठ के बोलते हैं ये ऐसे खेला वो ऐसे खेला, भाई वहां मैदान में जो खेल रहा है उससे जाके पूछो कि क्या और कैसे किस तरीके से खेल रहा है। आई बात समझ में? तो बच्चा ओवरऑल देखा जाए तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएगा वो गेन करेगा, वो ग्रोथ करेगा, वो उसकी कंपनी के लिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा। आइए बच्चा हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चा, आप लोग के लिए थैंक यू है। थैंक यू मतलब ये हो गया सर कि आपका जो ये टॉपिक है, आपका ये जो चैप्टर है वो आज क्या होता है यहाँ पे खत्म होता है। तो आप लोग खूब अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, समझिए, एनालिसिस करिए, ऑब्जर्व करिए। कहीं भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में उसको लिखिए। उस प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन को तुरंत मैं उसका आंसर दूंगा, तुरंत उसको कवर करूंगा और आपके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। तो अगर आपके संग कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली आप राइट डाउन कर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में, नई एनर्जी के संग, नई वीडियो में, नए तरीके के संग। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।